चलो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है सर, क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन? पहले उसके पहले अपन अभी तक क्या पढ़े हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा है अपन ने अभी तक? अपन ने पढ़ा है सर सेक्शन 149 से लेकर के 152 तक। मेरे साथ प्लीज जरा एक बार सेक्शन नंबर रिवाइज करना, प्लीज। ठीक है, मैं आप लोगों को, हर किसी को नहीं देख पा रहा हूं, पर आप लोग अगर बोलेंगे तो आप लोगों का ही इससे फायदा होगा। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्या है? कंपनीज टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हमारा सबसे प्यारा सेक्शन। सबसेक्शन 2, ट्रांजिशन प्रोविजन। सबसेक्शन 3, रेसिडेंट डायरेक्टर, हर कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तुम लोगों को बोलना है अपने मुंह से, अपने जुबा केसरी बोलो। सबसेक्शन 4 क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी। लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 1/3। अनलिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, और आउटस्टैंडिंग लोन डिविडेंड डिवेंचर। कुछ गलत बोला क्या मैंने? आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट, दादा डिबेंचर डिपॉजिट, मैंने डिविडेंड बोला, डिविडेंड नहीं आता है। लोन डिबेंचर डिपॉजिट, अगर आपका 10 करोड़ से, आपका 50 करोड़ से ज्यादा अगर है, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, और एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको बैठाने पड़ेंगे। पर 3 एक्सेप्शन है। अगर आप एक ज्वाइंट वेंचर या एक होली ओन सब्सिडरी या डोरमेंट कंपनी हो, तो आपको किसी भी हालत में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी के केस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से काम चल जाएगा। अरे नहीं ना सर, प्राइवेट कंपनी के केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगता ही नहीं है। आपको आता क्या कुछ जिंदगी में? सबसेक्शन 5 क्या है? सबसेक्शन 5 वापस से ट्रांजिशन प्रोविजन था। सबसेक्शन 6 क्या है? सबसेक्शन 6 वो है जिसको रिवीजन करने के लिए आधा घंटा जाता है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। बेसिकली सबसेक्शन 6 है आईएमपी डीओजीएस एफवीएन के। आईएमपी डीओजीएस एफवीएन के, आईएमपी नहीं, अभी नहीं घुसेंगे उस पे। सबसेक्शन 7 क्या है सर? व्हाट इज सबसेक्शन 7? अब वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन, तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग चैट पे बताओ प्लीज, मेरे को भी पता चलेगा कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन पढ़ा रहा है। सबसेक्शन 6 क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट, डिक्लेरेशन। कौन कौन डिक्लेरेशन, कब कब डिक्लेरेशन देना पड़ेगा? जो भी पहला बोर्ड मीटिंग आप पार्टिसिपेट करते हो, उसके बाद हर साल का पहला बोर्ड मीटिंग, और उसके बाद कोई भी ऐसा चेंज इन सर्कमस्टांसेस जो आपके इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर सकता है, वहां पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। 149 सबसेक्शन 8, 8 का आधा 4, आपको शेड्यूल 4 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। उसके बाद सर सबसेक्शन 9 क्या कहता है? व्हाट इज सबसेक्शन 9? सबसेक्शन 9 कहता है कि आपको, बोलो ना, आपको स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग स्टॉक ऑप्शन। पर सर फिर क्या आपको मिलेगा? आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा, किस तरीके से? सिटिंग फीस मिलेगा आपको, आपको रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस मिलेगा, और उसके अलावा प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस भी मिलेगा, अगर आपको शेयर होल्डर अप्रूव कर करके देते हैं। उसके बाद सबसेक्शन 10 क्या है सर? व्हाट वाज सबसेक्शन 10 एंड सबसेक्शन 11? वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन। ये कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, उसके बाद 5 साल और रीअपॉइंट हो सकता है, लेकिन एसआर पास करना पड़ेगा। 2 टर्म से ज्यादा नहीं होंगे। एक बार उसका टर्म खत्म हो जाता है तो उसको कूलिंग पीरियड में जाना पड़ता है। कितने साल के कूलिंग पीरियड में? 3 साल के कूलिंग पीरियड में। 3 साल के बाद वापस वो आके अपॉइंट हो सकता है क्या? हाँ, वापस आके अपॉइंट हो सकता है। ओआर लगेगा कि एसआर लगेगा? सर 3 साल के बाद जब आया ना, तो ऐसा मानोगे अनजान आदमी है, पहली बार आ रहा है, तो आप उसको ओआर पास करके अपॉइंट कर दोगे। उसके बाद सबसेक्शन 12 क्या था? What was subsection 12? Subsection 12 used to say that when will an independent director be held liable? मैंने कहा था केबीसी, पहला अगर उसको नॉलेज है, दूसरा बोर्ड प्रोसेस से एट्रीब्यूटेबल है, और सी अगर उसने अपना क्या किया था, बताओ ना दोस्तों। दोस्तों मेरे बोलने से क्या होगा? के अगर उसने नॉलेज, पी अगर बोर्ड प्रोसेस, और सी उसने अगर अपना कंसेंट दिया होगा, या उसने अगर डिलीजेंटली काम नहीं किया होगा, तो वो लायबल हो जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 13 क्या कहता था, वो आज आपको समझ आएगा। सबसेक्शन 13 ये कहता था 152 सबसेक्शन 6 और 152 सबसेक्शन 7 का प्रोविजन जो है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एप्लीकेबल नहीं होगा। तब पढ़ाता तो तुमको क्या समझ आता? अब तुमको समझ आया दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल नॉट रिटायर बाय रोटेशन। बेटा योगेश, शेल नॉट रिटायर बाय रोटेशन नहीं लिखा है, इसमें लिखा है सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 और 7 एप्लीकेबल ही नहीं होगा। इसलिए टोटल डायरेक्टर में से आप क्या करते हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा देते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं सर 151 पे। 151 क्या था? What was 151? 151 was about small shareholder director। थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूं सर। स्मॉल शेयर होल्डर मतलब कौन होता है? वो होल्डर होता है जिसका 20,000 से ज्यादा नॉमिनल वैल्यू ना हो।
मतलब लेस देन और इक्वल टू 20,000 अगर है तो आपको स्मॉल शेयर होल्डर माना जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप अगर स्मॉल शेयर होल्डर हो तो आप एप्लीकेशन देकर के स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बना सकते हो। कितने दिन पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा? कम से कम 14 डेज पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और कितने लोग एप्लीकेशन देंगे? 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर, विच एवर इज फ्लैट दिखा लोअर लिख देने का, विच एवर इज लोअर, फ्लैट नंबर दिखा लोअर लिख देने का। उसके बाद मैंने क्या कहा? सर ये जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का प्रोविजन होता है ना, ये लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल होता है। वो भी मे वर्ड लिखा है। मे वर्ड मतलब क्या? करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल करके जब आप रिवीजन सेशंस वगैरह में जाओगे अपने, तो आपके दोस्त लोग आपको कंफ्यूज करेंगे। अरे भाई, अगर कंपनी को एप्लीकेशन आ रहा है शेयर होल्डर से, तो क्या कंपनी मना कर सकती है? मैंने कहा हाँ, मना कर सकती है। एक केस लॉ है ऑलरेडी इस पे, एल्बेमिक लिमिटेड। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो ही उसको उठाना, वरना उठाने की कोई जरूरत नहीं है। पर एल्बेमिक लिमिटेड की केस लॉ में ये हुआ था कि शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन दिया था और कंपनी ने मना कर दिया, बोले जा मेरे को नहीं रखना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो कंपनी के पास ऑप्शनल है। उसके अलावा 14 दिन पहले एप्लीकेशन आ जाएगा, कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर देगी। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाएगा अगर 149 सबसेक्शन 6 और 149 सबसेक्शन 7 का कंप्लायंस हो रहा है। मतलब क्या? अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं और अगर उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है तो। सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की ऑफिस कब वेकेट हो जाएगी? 3 केस में वेकेट हो जाएगा। जरा बताना कौन सी 3 केस है? पहला, अगर 164 में डिस्क्वालीफाई हो गया। दूसरा, अगर 167 में वेकेट हो गया। तीसरा, अगर 149 सबसेक्शन 6 का कंप्लायंस नहीं करता है तो उसकी ऑफिस क्या हो जाएगी? वेकेट हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड? पक्का? हाँ सर। उसके बाद सर इंपॉर्टेंट, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टेन्योर कितना रहता है? 3 साल का टेन्योर रहता है। उसके बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड रहता है। क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है? ना जी ना, बिल्कुल भी रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। अब सर लास्ट, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कितने कंपनीज में बन सकते हो? तो मैंने कहा मैक्सिमम 2। और वो दोनों कंपनी भी कंफ्लिक्टिंग बिजनेस या कंपीटिंग बिजनेस में नहीं होने चाहिए। वो लोग अलग अलग बिजनेस में होने चाहिए, कॉम्पीटिंग बिजनेस में नहीं होने चाहिए। अब सर ये जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है ना, ही शेल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशनल। मतलब ये सर बाय डिफॉल्ट नॉन रोटेशनल डायरेक्टर में आ जाएगा। क्या तुम समझे? डिड यू अंडरस्टैंड सर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। 152 क्या कहते हैं? सबसेक्शन 1। तुमको 152 के सबसेक्शन अभी तक याद नहीं कराए मैंने, अभी करवाना शुरू कर रहा हूं, मेरे साथ ध्यान दो। 152 सबसेक्शन 1 क्या कहता है सर? फर्स्ट डायरेक्टर। एक कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर कहां से आएगा? तो मैंने कहा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पूछ लेना, वो आपको बता देगा एक कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर कहां से अपॉइंट होता है। ठीक है। उसके बाद सर मैंने कहा अगर फर्स्ट डायरेक्टर नहीं लिखा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो जो भी आपका सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है, जो भी आपके सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है, उनको फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा आपके सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम के। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, जाने दो, अभी बाद में करते हैं। सुनो गाइस, गाइस, फिर मैंने क्या कहा? सबसेक्शन 2 मैंने आपको बताया। सबसेक्शन 2 क्या है? किसी को याद है? सबसेक्शन 2 किसी को याद है? अगर मैं आपको एक हिंट दूं, ओ आर, ओ आर बोले तो क्या? हर कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर कहीं और हमने कुछ और कह दिया तो अलग बात है, वरना ओआर पास करके ही आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद सबसेक्शन 3 क्या है सर? कोई बता सकता है? सबसेक्शन 3 क्या है? कोई बता सकता है? हाँ सर, दिल होना बहुत जरूरी है। अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना बहुत जरूरी है, दिल होना बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं बन सकते। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? सबसेक्शन 4 और 5 को अगर मैं मिला दूं तो एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी कंपनी में अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो ना, 3 चीजें जरूर लगेगी। एक, आपका आपके पास डिन होना चाहिए। दूसरा, 164 में डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। और आपको एक कंसेंट देना पड़ेगा, रिटन कंसेंट, कि हाँ मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं, मेरे को कोई जबरदस्ती नहीं बना रहा है। ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी है सर। आपके पास डिन होना चाहिए और 164 में डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। ऐसा आप एक डिक्लेरेशन बनाओगे और ये डिक्लेरेशन बना करके कंपनी को दे दोगे। लेकिन वो डिक्लेरेशन के साथ साथ आप अपना एक कंसेंट लेटर भी बनाओगे और वो कंसेंट लेटर और डिक्लेरेशन मिला करके कंपनी को दे दोगे और कंपनी को बोलोगे हे कंपनी, मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं। सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो सर, आपको ये वाला कैसा समझ आएगा एक बार देखो बस। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर लेने का, उसमें से सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हटा देने का। ठीक है, इतना समझ आया आपको? आपको इतना समझ आया? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हटा देने का। उसके अलावा नॉमिनी डायरेक्टर्स को हटा देने का। कौन से वाले नॉमिनी डायरेक्टर सर? वो नॉमिनी डायरेक्टर जिनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपॉइंट किया है। कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर सेटअप हुए हैं। ठीक है, इन लोगों को हटा देने का। उसके बाद जितने डायरेक्टर आएंगे उनको रोटेशनल और नॉन रोटेशनल में डिवाइड करने का।
एनी डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग शैल रिटायर एट द जनरल मीटिंग। अगर आपने जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुए हो तभी आप जनरल मीटिंग में रिटायर होगे। सर ये वाला जो प्रोसेस है ये हम हर एजीएम में करेंगे, उसके अलावा कभी भी नहीं करेंगे। अब सर कितने लोगों को आप रोटेशनल में डालोगे? आप एटलीस्ट एटलीस्ट टू थर्ड लोगों को रोटेशनल में डालोगे। तो अगर 10 लोग टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं तो उसमें से 7 लोग रोटेशनल में आएंगे। अब वो 7 लोग में से आप क्या करोगे? कम आप 1/3 जो डायरेक्टर है वो एक्चुअली रिटायर कर जाएगा। 1/3 डायरेक्टर कितने हो गए सर? 1/3 हो गया 2.33। तो इसको अपर राउंड ऑफ कर दूं क्या? नहीं, इसको आप मैथ्स राउंड ऑफ करोगे, यहां पे आप लिखोगे 2। तो सर टोटल 2 डायरेक्टर हैं जो रिटायर हो जाएंगे। अब सर रिटायर कौन होगा? हु विल रिटायर? वो रिटायर होगा जो, बोलो बोलो, जो लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस है, सच पर्सन हु हैज बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस। और उसके बाद अगर लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस में 2 लोग साथ में आ गए तो उस केस में आप पहले म्यूचुअल अग्रीमेंट करोगे। अगर म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिसाइड नहीं हो पाता है तो आप लॉटरी निकाल करके डिसाइड करोगे। पर लॉटरी निकालने के बाद वो बंदा जो है वो निकल करके चला जाएगा। अब सर जब आपका 2 पोजीशन था वो वेकेट हो गया तो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। पहला, या तो उस पोजीशन में किसी और को रीअपॉइंट करो, या फिर एक नए जने को अपॉइंट करो, या फिर आप क्या करो बताओ? आप एक्सप्रेसली रिजॉल्व करो कि ये जो वैकेंसी है हम नहीं भरने वाले। अगर ये तीनों में से कुछ भी नहीं करोगे ना आप, तो आपकी मीटिंग हो जाएगी एडजर्न। एडजर्न मतलब क्या सर? एडजर्न मतलब जो कोर्ट्स में होते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सर ये एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न मतलब क्या? अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे मीटिंग आपकी वापस से रखी जाएगी। और ये मीटिंग में आपको वापस से वो तीनों में से एक काम करने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा? तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर थे ना वो ऑटोमेटिक रीअपॉइंट हो जाएंगे। मतलब जो ए और बी निकल करके जा रहे थे, या फिर ये बोलूं रिलायंस के एग्जाम्पल में जो जो अपनी नीता अंबानी और हीतल मेशवानी जो था, ये दोनों निकल करके जा रहे थे, ये लोग वापस रीअपॉइंट हो जाएंगे। तो सर जो रीअपॉइंट हो जाएंगे उसकी कोई एक्सेप्शन है क्या? जी हाँ, इसके 5 एक्सेप्शन है। जिसको मैंने क्या कहा था शॉर्टकट? मैंने बताया था विच वन इज लोअर, 164 और 162। एल, लॉस्ट। अगर आपने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन रखा था लेकिन वो रेजोल्यूशन जो है वो लॉस्ट हो गया, वो हार गया वो रेजोल्यूशन, तो वो डायरेक्टर का ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। दूसरा, डब्ल्यू, विलिंगनेस। विलिंगनेस क्या है? अगर उसने रिटर्न में दे दिया कि भैया मेरा डायरेक्टर बनने की कोई इच्छा ही नहीं है, अनविलिंगनेस अगर है, तो वो अपॉइंट नहीं होगा। तीसरा, आर, अगर ओआर या एसआर की अलग से जरूरत है, ऐसा लिखा गया है लॉ में, और फिर भी आप उसको अपॉइंट करने की बात कर रहे हो, तो आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। 164 में अगर बंदा डिसक्वालिफाइड है तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। और अगर 162 का नॉन कंप्लायंस हो रहा है, क्या है वो हम 162 आगे आकर के पढ़ेंगे, पर 162 का अगर एप्लीकेबल है और 162 का अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो क्या, तो फिर जो है ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अरे बोलो हाँ। सर ये इतनी सी ही बात है, ये आपको समझ आया क्या? इतनी सी बात है बस। सेक्शन 152 जो बात करता है रिटायरिंग के बारे में, और 152 सबसेक्शन 7 जो बात करता है रीअपॉइंटमेंट के बारे में। 6 में निकलते हो, 7 में रीअपॉइंट होते हो। क्या ये हर साल होता है? सर हर साल होता है। क्यों सर? आप समझ लो ये एक तरह का बोर्ड का क्लीन अप प्रोसेस है। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ सर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, ये 10 डायरेक्टर थे। 10 में से सर मान लो इसी सीक्वेंस में अपॉइंट हुए थे, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ सर, ए और बी को आपने क्या किया? निकाल करके आपने पहले वाले एनुअल जनरल मीटिंग में फेंक दिया, ठीक है। और सर एक बात बताओ, शेयर होल्डर ने वापस क्या किया? वापस इन्हीं बंदों को रीअपॉइंट कर दिया। शेयर होल्डर ने वापस इन्हीं बंदों को उठा करके बोर्ड में वापस बैठा दिया। अब मेरे को ये बताओ सर, जब अगले एजीएम में हम देखेंगे, अगले एजीएम जब हम देखेंगे, तो उस समय आप बोलोगे भैया 2 लोगों को निकालना है। कौन 2 लोगों को? जो लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस थे। तो सर लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस तो अभी भी ए एंड बी है ना? क्यों? क्योंकि सर वो तो कब से है, तो लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस तो यही है ना सर। नहीं दोस्तों, जब आपने इनको निकाल करके फेंका ना, जब आपने इनको निकाल करके फेंका और जब वापस अपॉइंट हुए ना ये लोग, तो अपॉइंट होने के बाद ये लोग इधर आते हैं। मतलब सर इनका ऑफिस वापस से नया शुरू हुआ माना जाता है। ये पुराना ऑफिस कंटिन्यू नहीं कर रहे, ये नया शुरू हुआ माना जाता है। तो अब कौन निकलेगा? अब निकलेंगे सी और डी। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? अरे बोलो पक्का? हाँ सर, ये डाउट मेरे को क्लास के बाद आया था तो सोचा तुम लोगों के भी होंगे तो मैंने ले लिया, है ना। चलो सर, अब आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास एकदम मस्त और एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा।
पर बाद में जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ, जो लाइव वाले हैं उनको तो पता है, रिकॉर्डिंग वाले थोड़ी सी तबीयत डल है, तो आवाज में तुमको थोड़ी सी वो दिख सकती है कम ज्यादा, ठीक है। बैकग्राउंड डाल रहा पवन। सर योगेश पूछ रहे हैं मुकेश अंबानी नॉन रोटेशनल है क्या? योगेश, मैंने क्लास में बताया था बेटा, एओए में ना, रिलायंस के एओए में इन्होंने लिख दिया है कि मुकेश अंबानी जो है ना वो रोटेशनल है ही नहीं, वो नॉन रोटेशनल है सदा सदा के लिए। मुकेश अंबानी रोटेट हो जाएगा तो कंपनी कौन चलाएगा? हम। अरे ऐसा थोड़ी होता। सुनो सर मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। अपना सर ये चैप्टर शुरू होता है 149 से और ये खत्म होता है 172 पे। जितना टाइम हमको 149 और 152 के लिए लगा ना, बाकी उतना टाइम हर सेक्शन के लिए नहीं लगेगा। अब तुम देखो कैसा 153 से 159 अगले आधे घंटे में खत्म करता हूं। देखो कितना आसान सेक्शन है। सुनो मेरी बात, सर आपको ये प्रोविजन ऑलरेडी बताया हुआ है। मेरे को एक बात बताओ, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो तो डायरेक्टर बनने के लिए क्या लगता है? व्हाट डू यू नीड टू बिकम अ डायरेक्टर? तो मैंने बोला डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या लगता है? आपको टिन नंबर लगता है। सर टिन नंबर कैसे मिलता है? टिन नंबर के लिए एक इंसान जिसको टिन नंबर चाहिए ना, वो एप्लीकेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन देता है? तो मैंने कहा DIR 3 में एप्लीकेशन देता है। आपको थोड़ी देर में मैं DIR 3 दिखाने वाला हूं। DIR 3 में एप्लीकेशन देता है। उसके बाद एप्लीकेशन आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का घड़ी शुरू होता है 1 मंथ का टाइमलाइन। अब वो 1 मंथ के टाइम में या तो वो एक्सेप्ट कर ले या तो वो रिजेक्ट कर दे। या तो वो एक्सेप्ट कर ले तो आपको डिन नंबर इशू करके आपको इंटीमेट कर देगा कि भैया तेरा डिन नंबर इशू हो गया है, कृपया लेकर के चले जा। ये कैसे इंटीमेट करेगा सर आपको? या तो पोस्ट से भी भेज सकता है या ईमेल से भी भेज सकता है या किसी भी अदर मोड से भेज सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ये आपको इंटीमेट कर देगा। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेरी बात सुनो, बाद में ड्रॉ करना, तो मेरी बात सुनो सर। या तो ये हो गया इंटीमेशन, अगर आपका डिन नंबर एक्सेप्ट हो गया और आपको डिन मिल गया, बधाई हो। पर अगर आपका एक्सेप्ट नहीं होता है डिन नंबर तो क्या होगा? रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट मतलब क्या? वो बोलेंगे क्या भैया एप्लीकेशन लाया है, चल कैंसिल, कैंसिल करके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब आपको डिन नंबर इस एप्लीकेशन से तो नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगी। अब सर एक तीसरा ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव मतलब क्या? आपको वहां पे ना जब आप एप्लीकेशन देते हो DIR 3 में, तो आपको रेसिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ लगाना होता है कि आप कहां रह रहे हो, उस एड्रेस का प्रूफ लगाओ। तो सर आपने बोला कि आप पुणे में रह रहे हो, लेकिन आपने अपना एड्रेस प्रूफ ओडिशा का दिया। क्या ये वैलिड एप्लीकेशन है? क्या ये वैलिड एप्लीकेशन है? नहीं सर, यहां पे तो गड़बड़ है। तो क्या सर इस वजह से आपका एप्लीकेशन पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देना चाहिए कि भैया उसने तो गलत गलत रेसिडेंशियल प्रूफ डाला, रिजेक्ट कर दे? नहीं ना भाई, सही सही रेसिडेंशियल प्रूफ मांग ले, काम हो जाएगा। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इंटीमेट करेगा डिफेक्ट के बारे में। इंटीमेट करके बोलेगा हजरात हजरात हजरात, तुम्हारे पास 15 दिन का समय है। 15 दिन के अंदर ये जो डिफेक्ट है ना, इसको तुम रेक्टिफाई कर दो। सर तुमको कैसे बताया जाएगा? तुमको दो तरीके से बताया जाएगा। एक तो वो अपने वेबसाइट में भी प्लेस करेंगे और दूसरा वो तुमको ईमेल भी भेजेंगे। एक तो वो अपने वेबसाइट में भी डालेंगे और दूसरा तुमको ईमेल भी भेजेंगे। तो सर दोनों तरीके से आपको बताया जाएगा। अब आप बोलोगे सर कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा? तो मैंने कहा मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना प्यारा काम करता है कि दोनों सेम डे हो जाएगा। मतलब जिस दिन आपको मेल आया उसी दिन वेबसाइट पे अपलोड होगा। तो सर क्या होगा? 15 दिन का टाइमलाइन शुरू होगा। 15 दिन के अंदर आपको डिफेक्ट रेक्टिफाई करना है। यहाँ पे डिफेक्ट क्या था सर? डिफेक्ट ये था रेसिडेंशियल प्रूफ जो है वो मेरे को करेक्ट वाला डाल करके देना है। अब सर इसमें तीन ऑप्शन हो सकते हैं। या तो मैंने डिफेक्ट रेक्टिफाई कर दिया। मैंने रेक्टिफाई कर दिया मतलब क्या? मैंने सही वाला एड्रेस प्रूफ भेज दिया। तो बहुत बढ़िया यार, उससे अच्छा तो कुछ नहीं है। फिर क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगा, आपको टिन नंबर इशू करके आपको इंटीमेट कर देगा, काम खत्म। या फिर सर दूसरा काम मैंने क्या किया? मैंने मैंने रेक्टिफाई तो किया, पर मैंने पार्शियली रेक्टिफाई किया। पार्शियली रेक्टिफाई किया मतलब क्या? मैंने क्या किया? मैंने रेसिडेंशियल प्रूफ देना था। कौन सी जगह का देना था? मेरे को देना था पुणे का। मैंने पहले कहां का दे दिया था? उड़ीसा का। मैं कहां का दे रहा हूं? अब मैं गधे की तरह मुंबई का रेसिडेंशियल प्रूफ दे रहा हूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा पता है? वो इस एप्लीकेशन को इनवैलिड लेबल कर देगा। वो बोलेगा भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, हम तुम्हारे पीछे इतना नहीं पड़ सकते। वो आपके एप्लीकेशन को इनवैलिड लेबल कर देगा। पर सर अगर आपने 15 दिन के अंदर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तो? 15 दिन के अंदर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया आपने, अगर फाइल ही नहीं किया आपने, रेक्टिफाई ही नहीं किया, तो अगर रेक्टिफाई नहीं किया ना दोस्त, तो वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और आपको बोलेगा फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो। आपको फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करने का ऑर्डर आ जाएगा। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज से डील करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अरे बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड? सर
सिंपल सा प्रोसेस है। DIR 3 में एप्लीकेशन दो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1 महीने का समय है। 1 महीने के अंदर वो क्या करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, या आपको डिफेक्ट रेक्टिफाई करने बोलेगा। जब आपको डिफेक्ट रेक्टिफाई करने बोला उसके बाद 15 दिन का समय शुरू होता है। 15 दिन के समय में या तो आपने रेक्टिफाई कर दिया तो वेरी गुड, सब कुछ साफ है, अब आपको डिन नंबर मिल जाएगा। आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, एकदम ही गायब हो गए, तो बोलेगा कैंसिल कर। देखो भैया देखो, सुनो सुनो, अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगा चलना कि गायब हो गया, हटा इसके एप्लीकेशन को, रिजेक्ट कर दे। पर अगर तुमने 15 दिन के अंदर वापस ऐसा रेक्टिफिकेशन किया जो अपने आप में रेक्टिफिकेशन है ही नहीं, मतलब क्या, तुमसे पुणे का एड्रेस प्रूफ मांग रहे, तुम वापस मुंबई का ला करके दे दिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा ऐसी की तैसी तेरा एप्लीकेशन इनवैलिड, इनवैलिड करार कर देगा आपके एप्लीकेशन को। मतलब सर इसको बोलते हैं लटकाना, होल्ड। ये ना तो तुम्हारा अप्रूव हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, इसको कहते हैं लटकाना। इस तरीके से सर एक इंसान को क्या मिलता है, डिन मिलता है। सर अब मेरे को एक बात बताओ, क्या हर कंपनी में क्या हर कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए डिन होना जरूरी है, कि कोई एक्सेप्शंस भी है? आर देयर एनी एक्सेप्शंस? नो सर, देयर इज एब्सोल्युटली नो एक्सेप्शन। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको डिन होना जरूरी है। पर सर एक बात बताओ, कंपनी में डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पहले आया था कि डिन का कॉन्सेप्ट पहले आया? मतलब अगर आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से सोचोगे तो लॉजिकली क्या लगता है सर, आपको पहले लॉ ने ये बोला होगा कि डायरेक्टर बनाओ, और उसके बाद दिमाग लगा के थोड़ा सा बोला होगा डिन नंबर लाओ। अच्छा मैं तुमको दूसरा एग्जांपल से पूछ रहा हूं, धरती में पहले इंसान आए थे कि पहला उनका आधार कार्ड आया? धरती में पहले इंसान आए थे कि पहले उनका आधार कार्ड आया था? पहले इंसान आए थे सर, ऑब्वियस सी बात है। तो डायरेक्टर का प्रोविजन पहले आया था, बाद में डिन का प्रोविजन आया। तो समझो सर, इस दिन अगर डिन का प्रोविजन आया, ये आपका रोज का दिन है, इस दिन अगर डिन का प्रोविजन आया, तो सर इसके पहले भी बहुत सारे लोग बहुत सारे कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठे होंगे। पवन था सर, पवन एक कंपनी में डायरेक्टर था, एक कंपनी था नलायक लिमिटेड। उस नलायक लिमिटेड में पवन वहां का चीफ डायरेक्टर था, सबसे सुप्रीम डायरेक्टर था उस कंपनी में। तो सर अभी पवन के पास डिन नंबर है क्या? पवन के पास डिन नंबर है क्या? नहीं ना। तो यहां पे वापस से एक आया ट्रांजिशन प्रोविजन। क्या आया? ट्रांजिशन प्रोविजन। इन्होंने सर ट्रांजिशन प्रोविजन छोड़ो, इन्होंने तो ट्रांजिशन सेक्शन बना दिए, सेक्शन 156 और 157। क्या बोला पता है? क्या बोला पता है? कंपनी कंपनी इंडिविजुअल इंडिविजुअल तुमको क्या करना पड़ेगा, डिन के लिए अप्लाई करो और डिन ऑब्टेन करो। कैसे अप्लाई करोगे? DIR 3 में ही अप्लाई करो। अब जब एक बार तुमको डिन नंबर मिल जाएगा ना, तो हर कंपनी में जहां पे तुम डायरेक्टर हो, जितने भी कंपनी में तुम डायरेक्टर हो, सब जगह इंटीमेट कर दो कि डिन आ गया, डिन आ गया। और तुम सारे कंपनीज में जाकर के इंटीमेट कर दो कि मेरे को डिन नंबर मिल गया है, ये रहा मेरा डिन नंबर। कैसे इंटीमेट करोगे सर? तो इन्होंने फॉर्म बनाया DIR 3B। इन्होंने क्या फॉर्म बनाया सर? DIR 3B। तो पवन क्या करेगा, नालायक लिमिटेड को जाके बोलेगा। कब जाके बोलेगा सर? बाद में। बाद में इस समय कभी तो भी समझो DIR 3 डाला, उसको डिन नंबर आ गया। डिन नंबर मिलने के बाद DIR 3B डालेगा, और 3B डाल करके कंपनी को बोलेगा, कंपनी कंपनी मेरा डिन नंबर आ गया। जैसे ही तुम कंपनी को बताओगे डिन नंबर आ गया, कंपनी वो मैसेज लेकर के आगे चले जाएगा किसके पास? गेस करो, गेस करो किसके पास जाएगा सर? कंपनी को ना अपने घर की हर चुगली एक बाजू वाले आंटी को बताना पड़ता है। ये कौन है सर? ये ROC है। ROC कौन है? ये पड़ोस वाली आंटी है। ये वो आंटी है जिसको हर खबर चाहिए होती है। क्या हुआ बाजू वाले के घर में, कैसा हुआ इसको, और खबर ऐसे ही नहीं, इसको तत्काल प्रभाव से खबर चाहिए होती है। मतलब क्या, ये डेडलाइन सेट कर रखे अपना, बोले इतने दिन के अंदर हमको खबर मिल जानी चाहिए, इतने दिन के अंदर खबर मिल जानी चाहिए। पर लॉ ने क्या बोला, सुनो, DIR 3B में आपको इंटीमेशन आ रहा है, कंपनी कंपनी तू आगे लेकर के इसको DIR 3C में लेकर के ROC के पास चले जाना। पर ROC के पास लेकर के जरूर चले जाना, ROC के पास ले जाना ही होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई सर? अब सर एक बात सुनो, यहां पे इंडिविजुअल को कंपनी के पास जाने के लिए कितना समय मिला है? लॉ ने बोला तेरे को हम 1 महीने का टाइम देंगे, तू टेंशन मत ले, आराम से तू कंपनी के पास जा और कंपनी को इंटीमेट कर दे। 1 महीना कब से सर? जब से उसको डिन अलॉट हो गया ना, जब से उसको डिन अलॉट हो गया, उस दिन से लेकर के 1 महीने के अंदर तू कंपनी के पास चला जाना। और सर उसके बाद क्या कहा, सुनो, उसके बाद क्या कहा, कंपनी तेरे को ROC के पास जाने के लिए यूजुअली हम 30 डेज का टाइम देते हैं। कितने दिन का? 30 डेज का टाइम देते हैं। पर इस बार नहीं, इस बार अगर 30 डेज का टाइम देंगे तो सारे MCQs आसान नहीं हो जाएंगे बच्चों के। तो हमने बोला यहां पे तुमको हम कितने दिन का समय देंगे? सिर्फ 15 दिन का समय देंगे। 15 दिन के अंदर तुमको ROC के पास DIR 3C लेकर के जाना पड़ेगा। सर ये DIR 3C क्या है, एक बार फिर से बताओ, ये क्या है बताओ?
ये बेसिकली ये कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स है ना, इन सब लोगों ने नया नया डिन नंबर लिया होगा। डिन नंबर लेकर के DIR 3B पे इंटीमेट किया होगा। जैसे ही इंटीमेशन आया, उसके 15 दिन के अंदर ROC के पास ले जाकर के फाइल कर देना कि मेरे कंपनी में एक डायरेक्टर है पवन, उस पवन का जो उसका जो डिन नंबर है वो ये रहा, तुम लोग अपने रिकॉर्ड्स में नोट कर लो। क्या तुमको बात समझ आई सर? डिड यू अंडरस्टैंड? सर एक बात बताओ, क्या मैं अपने लिए, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने एक डिन नंबर लिया था, फिर वो डिन नंबर से ना मैं 8 कंपनी में डायरेक्टर बन गया। फिर मेरे को लगा यार डिन नंबर बहुत बोर हो रहा है, एक काम करते हैं, एक अच्छा वाला एक और डिन नंबर लेते हैं। और उस समय सर ऑप्शन आया था कि डिन नंबर अगर आप चाहो ना तो पर्सनलाइज ले सकते हो, जैसे आप अपने फोन नंबर, जैसे आप कैसे कार का नंबर लेते हो लास्ट का डिजिट सिलेक्ट करके, वैसे आप डिन नंबर सिलेक्टेड ले सकते हो। तो मैंने बोला एक और डिन ले सकते हैं, एक और डिन ले लेते हैं। क्या मैं एक और डिन ले सकता हूं? कैन आई टेक वन मोर डिन? सर दी आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तुमको मैंने बोला नंबर को ना आधार कार्ड से मैच करके चलो। क्या तुम्हारा 2 आधार कार्ड हो सकता है? भाई लीगली आंसर करना। हाँ, ये मत बोलना सर मैं बना के देता हूं ना, 2,000 रुपए दो बस। ऐसी बातें मत करना। मैं बस बोल रहा हूं लीगली हो सकता है क्या? क्या लीगली किसी इंसान के पास 2 आधार कार्ड हो सकता है? नहीं। तो उसी तरीके से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी तो नहीं हो सकता। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ठीक है। अब सर थोड़ी सी बात करते हैं DIR 3 फॉर्म के बारे में। DIR 3 फॉर्म क्या होता है सर? DIR 3 फॉर्म क्या होता है? DIR 3 वो बहुत आपके मतलब अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा भी काम किया होगा तो ये बहुत प्रैक्टिकली यूज्ड फॉर्म होता है और ये बहुत रेगुलरली यूज होता है। किस किस ने DIR 3 फाइल किया है? कौन कौन लोगों ने DIR 3 फाइल किया है? ओके, वेरी गुड निखिल। अब मेरी बात सुन रहा दोस्तों, DIR 3 एक बहुत प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। ये किस चीज के लिए होता है DIR 3? ये फॉर ऑप्टेनिंग डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर आपको पता है आपके एक लॉ में एक एक्ट आता है, LLP एक्ट। आपके CA फाइनल के सिलेबस में नहीं है, CA इंटर के भी सिलेबस में नहीं है, पर LLP एक्ट नाम का एक एक्ट होता है। उसमें आपको पता है अगर कोई एक कंपनी है APC LLP, अगर आप इसमें पार्टनर बनना चाहते हो तो आपको क्या नाम दिया जाएगा पता है? आपको नाम दिया जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। और सर वहां पे एक सिमिलर लॉ है कि अगर आप डेजिग्नेटेड पार्टनर कहीं भी बनना चाहते हो ना तो आपको डी पिन की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? डी पिन की जरूरत पड़ेगी। डी पिन क्या होता है? जैसे अपना डिन होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे डी पिन होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सर जैसे कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए डिन की जरूरत होती है, वैसे LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए डी पिन की जरूरत होती है। पर सर लॉ ने एक प्रोविजन बनाया, क्या पता है? अगर मैं शुभम सिंगल हूं, ठीक है, और मेरे पास डिन नंबर है ऑलरेडी, और मैं किसी कंपनी में जाकर के क्या बनना चाहता हूं? डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता हूं, तो लॉ ने कहा तेरे को डीपिन अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा जो डिन है ना वो डीपिन के बराबर काम कर जाएगा। मतलब सर अगर आपके पास डीपिन नहीं है तो आपको लेने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास डिन है। तो सर कौन बड़ा हुआ, डिन बड़ा हुआ कि डीपिन बड़ा हुआ? मेरे को बताओ, हु इज बिगर, डिन की डीपिन? डिन बड़ा हुआ सर। क्यों? क्योंकि लॉ ने कहा अगर आपके पास डीपिन नहीं है तो भी काम चल जाएगा, आपके पास डिन नंबर होगा तो आपका काम चल जाएगा। तो सर ये जो DIR 3 होता है ना, ये डिन नंबर के लिए भी एप्लीकेबल होता है एंड डीपिन नंबर के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अगर आप डिन की जगह डीपिन लेना चाहते हो तो आप डीपिन लेकर के कहां से ले सकते हो? DIR 3 फाइल करके ले सकते हो। मेरे को एक छोटी सी बात का जवाब दो सर, क्या डीपिन लेकर के किसी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं? क्या डीपिन लेकर के किसी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं? ना जी ना। आपको डायरेक्टर बनने के लिए डिन की जरूरत है। अब सर एक छोटी सी बात बताता हूं, सुनना। जब तुम मेयर एक्ट पढ़ोगे ना तो लॉ में लिखा है कि डायरेक्टर बनने के लिए यू विल रिक्वायर डिन और सच अदर नंबर एज मे बी स्पेसिफाइड। सर हमने क्या किया, लॉ ने क्या किया पता है? लॉ ने एक बैकअप बना के रख लिया। लॉ ने बोला अगर तुमको डायरेक्टर बनना है तो तुम्हारे पास 10 होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसा नंबर जो हम स्पेसिफाई करेंगे वो होना चाहिए। अभी तक इन्होंने कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है सर। अभी तक इन्होंने बस बोला है डायरेक्टर बनने के लिए डिन की जरूरत है, उसके अलावा किसी भी चीज से काम नहीं चलेगा। तो अगर आप टीपिन लेकर के बैठे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर डायरेक्टर बनना है तो आपके पास डिन होना जरूरी है। अब आप क्या करोगे सर? मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार मैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का फॉर्म दिखाता हूं, आपको बहुत बेहतरीन समझ आएगा। उसके बाद एक सेकेंड रुको जरा। यस गाइस, देखो सर ये आपका फॉर्म DIR 3 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। क्या लिखा है? एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ
डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बिफोर अपॉइंटमेंट इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी और एलएलपी। सॉरी, मैंने आपको ये बोला डिपिन के लिए भी अप्लाई करते हैं, इसमें आपको सॉरी डिन के लिए अप्लाई करते हो आप, जिससे आप डायरेक्टर भी बन सकते हो किसी कंपनी में, या आप एलएलपी में क्या बन सकते हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर भी बन सकते हो। ये देखो सर, एप्लीकेंट्स नेम, यहाँ पे मस्त ऐसा सिस्टम आप भर सकते हो, एप्लीकेंट्स नेम, फादर्स नेम, क्या आप एक सिटीजन हो, नेशनैलिटी, मतलब बहुत बेसिक डिटेल, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, अगर टाइम पास हो रहा होता तो मैं आपको बिल्कुल भी ये फॉर्म नहीं दिखाता। फॉर्म दिखाने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, ये बेसिक चीजें पार कर जाओगे तब समझ आएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्या है। सर आप एक इंडिविजुअल हो, मैं शुभम हूं, क्या मेरे पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है? नहीं है। मैं क्यों नहीं ले लेता एक डिन नंबर स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए? हमेशा समझाता रहता हूं, एक डिन नंबर क्यों नहीं ले लेता, आप लोग मेरे को बताना, ठीक है? क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगा शायद। अरे है ना बाबा, बेसिक आपको बस डिटेल डालना होता है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद इनकम टैक्स का पैन नंबर, ये सब देना पड़ता है, परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस फलाना 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 फलाना। ये देखो अटैचमेंट में क्या लिखा है, आपको अटैचमेंट में देना पड़ेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एप्लीकेंट, मतलब आधार कार्ड वगैरह दे दो। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ऑफ एप्लीकेंट, मतलब अपना जो भी आपने ऊपर रेसिडेंशियल एड्रेस डाला है उसका प्रूफ दे दो। सर ये बाजू में रेड मतलब आप समझते हो ना, मैंडेटरी है। और ऑप्शनल अटैचमेंट में तुम्हारी कोई मर्जी है, तुम्हारा फोटो लगा के डालना है डाल लो, अच्छी बात है। तो सर ये ऑप्शनल अटैचमेंट है, पर दो मैंडेटरी क्या है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ और रेसिडेंस प्रूफ, ठीक है? अब सर नीचे देखो क्या लिखा है, वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन क्या है? आई शुभम सिंघल, मान लो मैंने डाला अपने खुद ही के नाम पे, मैंने डाला आई शुभम सिंघल, ठीक है, सन और डॉटर ऑफ फलाना, बोर्न ऑन फलाना, रेसिडेंट फलाना, हियर बाई कंफर्म एंड वेरीफाई दैट द पर्टिकुलर्स गिवन इन दिस फॉर्म आर ट्रू। मतलब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे जो भी चीजें मैंने डाली है वो सच है। ये कौन कौन भर रहा है सर? ये मैं खुद भर रहा हूं, करेक्ट? दिस इज सेल्फ डिक्लेयर्ड, दिस इज अ सेल्फ डिक्लेयर्ड फॉर्म। और यहाँ पे क्या है सर, टू बी डिजिटली साइंड बाय द एप्लीकेंट, मतलब क्या, मेरे को अपना खुद का एक डिजिटल सर्टिफिकेट लगेगा। डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब क्या सर, आजकल आपको पता होगा ऑनलाइन सिग्नेचर के ऊपर एक और चीज आ गया, डिजिटल सिग्नेचर। आप लोगों ने तो ऑडिट किया है तो भयंकर भर भर के आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स का डीएससी यूज किया रहेगा। डिजिटल सिग्नेचर आपको खुद का यूज करना पड़ेगा। अब सर मैं खुद का डन क्यों नहीं ले सकता, मैं यहां पे फंसता हूं। क्या लिखा है? सर्टिफिकेशन। यहां पे कौन कर रहा है सर्टिफाई, आप लोग मेरे को बताओगे? आई डिक्लेयर दैट आई हैव सेटिस्फाइड माई सेल्फ अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट बेस्ड ऑन द परयूजल ऑफ ओरिजिनल्स ऑफ द अटैच डॉक्यूमेंट। कोई और तो भी डिक्लेयर कर रहा है सर यहाँ पे, यहाँ मैं नहीं डिक्लेयर कर रहा हूं, यहाँ पवन डिक्लेयर कर रहा है। पवन क्या डिक्लेयर कर रहा है? पवन डिक्लेयर करके बोल रहा है कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैंने एप्लीकेंट की आइडेंटिटी चेक कर ली है। कौन बोल रहा है सर? यहाँ पे कोई और सर्टिफाई कर रहा है। I also declare that company और LLP intends to appoint the applicant as a director। Oh my God, ये लाइन कहां से आ गया सर? कोई डिक्लेरेशन दे रहा है कि मेरी कंपनी जो है वो अपॉइंट करेगी एप्लीकेंट को एज अ डायरेक्टर। दोस्तों ऊपर फॉर्म शुभम भर रहा है, ऊपर फॉर्म शुभम भर रहा है, और सर यहाँ पे डिक्लेरेशन कौन दे रहा है? कंपनी डिक्लेरेशन दे रही है या कंपनी के बिहाफ में कोई डिक्लेरेशन दे रहा है? मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये डिक्लेरेशन दे रही है कि भैया मैं ना शुभम को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए तैयार हूं, और वो अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा रही है। सर कंपनी के बिहाफ में कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? ये देखो, या तो कंपनी का डायरेक्टर, या सीएस, या मैनेजर, या सीईओ, सीएफओ, या डेजिग्नेटेड पार्टनर। सर ये सारी चीजें, यही चीजें आपके थियरी में लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? पहले एक डायरेक्टर एप्लीकेशन, डायरेक्टर का टिन नंबर ऑब्टेन करने के लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन के बाद आप क्या करोगे? आप उसको वेरीफाई करोगे। वेरीफाई कैसे करते हो? सेल्फ वेरीफाइड होता है। उसके बाद सर्टिफाई करेगा। सर्टिफाई कौन करेगा दोस्तों? उसको सर्टिफाई करेगा एक कोई ऐसा पर्सन जो कंपनी के बिहाफ में सर्टिफाई कर रहा है। मतलब दोस्तों सुनो, अगर मेरे को डायरेक्टर बनना है ना किसी कंपनी में, अगर मेरे को किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है ना, तो मेरे को डिन नंबर लगेगा। लेकिन डिन नंबर लेने के लिए भी मेरे को किसी कंपनी का सपोर्ट चाहिए होगा। बिना उस कंपनी के सपोर्ट के मैं जो हूं डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो मेरे को यहाँ पे डिन नंबर की जरूरत पड़ेगी। क्या आपको बात समझ आई? आगे बढ़े, समझे सर आप? DIR 3 में किस तरीके से एप्लीकेशन होता है? DIR 3 में एप्लीकेशन देने के लिए आप एक बात समझो, सबसे पहले आपको अपने बेसिक डिटेल्स देने पड़ते हैं। उसके बाद कुछ मैंडेटरी अटैचमेंट्स करने पड़ते हैं। मैंडेटरी अटैचमेंट्स में क्या क्या आ गया सर? आपका रेसिडेंशियल प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, सेल्फ वेरीफाइड होता है, और उसके बाद आपको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। दोस्तों ये चीजें याद कर लो, कौन कौन सर्टिफाई करेगा? दोस्तों या तो कोई कंपनी का डायरेक्टर, या उस कंपनी का सीएस, सीईओ, या सीएफओ करेगा।
समझे? या फिर उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी कर सकता है। ये लोग क्या करेंगे, सर्टिफाई करेंगे, और सर्टिफाई करने के बाद ही आप DIR 3 जो है वो ऑनलाइन सबमिट करोगे। दोस्तों आजकल फिजिकल पेपर का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, आजकल सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, सारी चीजें जो है वो पूरी की पूरी ऑनलाइन हो रही है। कुछ भी आपका इलेक्ट्रॉनिकली नहीं, कुछ भी आपका फिजिकली नहीं हो रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अब सर सुनो, इसमें सेक्शंस को कैसे बैठाएं। सेक्शन 153 कहता है, इंडिविजुअल तू ना एप्लीकेशन दे DIR 3 के लिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 154 कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको DIR 3 या तो सब आपको या तो टिन नंबर एलोकेट करेगा, या अगर टिन नंबर एलोकेट नहीं करेगा तो आपको क्या दे देगा, आपको या तो इंटीमेट कर देगा कि भैया तेरे एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट है। कितने दिन के अंदर सुधारोगे डिफेक्ट, बताओ कितने दिन के अंदर? 15 डेज के अंदर आपको डिफेक्ट रेक्टिफाई करना पड़ेगा। 155 क्या कहता है? 155 कहता है एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक में ही मन भर लो अपना। एक से ज्यादा रखोगे बड़ा पछताओगे। एक नहीं संभाले जाते, इतने सारे कैसे संभालोगे? सर आप अभी भी डिन की बात कर रहे हैं? हाँ मैं अभी भी डिन की बात कर रहा हूं। प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 डिन, एक से ज्यादा डिन नहीं रख सकते। एक ही बहुत हो गया भाई, मान ले मेरी बात, ठीक है। उसके बाद सर, और यहां पे तो प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मतलब क्या? किसी भी हालत में सर इच्छा हो रही है, बहुत मन हो रहा है, मन नहीं भर रहा है, एक से ज्यादा ले लूं क्या? डिन नहीं ले सकता भाई, एक ही डिन ले सकता है, एक से ज्यादा नहीं ले सकता। प्रोहिबिशन है एक से ज्यादा डिन ऑब्टेन करने के लिए। 156 क्या कहता है पता है? 156 कहता है कि अगर तुम एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हो ना तो तुम डिन के लिए अप्लाई करो, और डिन मिल जाने के बाद DIR 3B में कंपनी को इंटीमेट करो। सर ये कौन सा, ये ट्रांजिशन प्रोविजन है 156 और 157। DIR 3B में आप कंपनी को इंटीमेट करोगे, और कंपनी जो है वो ROC को इंटीमेट करेगी 15 दिन के अंदर अंदर DIR 3C में। क्या आपको ये प्रोविजन समझ आए? बोलो। सर अब 158 क्या कहता है पता है? बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, RIP। दोस्तों आपके जितने भी रिटर्न्स होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जितने भी पर्टिकुलर्स होते हैं, जहां पे भी मैं साइन कर रहा हूं, मान लो मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, जहां पे भी मैं साइन कर रहा हूं ना, वहां पे मेरे को अपना डिन नंबर बताना ही बताना पड़ेगा। द डायरेक्टर विल हैव टू स्टेट हिज डिन नंबर इन ऑल द रिटर्न्स, इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स दैट ही साइंस एज अ डायरेक्टर। जितने भी रिटर्न्स में आप साइन करोगे, हर जगह आपको अपना डिन नंबर क्या करना पड़ेगा, स्टेट करना ही करना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं आगे बढ़ सकते। सर जैसे कि हम सीए बन जाते हैं, सीए बनने के बाद हमको बोला जाता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप साइन कर रहे हैं तो वहां पे अपना मेंबरशिप नंबर मेंबरशिप नंबर बताना होता है, करेक्ट। तो सर उसी तरीके से कंपनी बंद करके नया तो ले सकते। नहीं समझा पवन, नहीं समझा, ठीक है। तो सर मैंने क्या कहा, जैसे हमारा मेंबरशिप नंबर हर ऑडिट रिपोर्ट जो हम साइन करते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं वहां अपने को ऑडिट अपना मेंबरशिप नंबर देना पड़ता है, वैसे ही डायरेक्टर को क्या देना पड़ेगा, डिन नंबर देना पड़ेगा। सर अब इसी बीच में मेरे मन में एक सवाल आया कि आप बोल रहे हो कि अगर आपको डिन नंबर चाहिए तो आपको किसी कंपनी का सपोर्ट चाहिए, करेक्ट। मतलब मैं शुभम सिंघल हूं, अगर मेरे को डिन चाहिए तो मेरे को किसी कंपनी का सपोर्ट चाहिए। पर सर अगर मैं खुद की एक कंपनी बनाना चाहता हूं द रैंकर्स में, अगर मैं खुद की एक कंपनी बनाना चाहता हूं द रैंकर्स वे प्राइवेट लिमिटेड, अगर मैं खुद की कंपनी बनाना चाहता हूं, इस कंपनी में सर मैं ही शेयर होल्डर हूं और मैं ही डायरेक्टर हूं, और मेरे साथ जो बाकी दो डायरेक्टर है ना वो भी मेरे भाई लोग ही है, उन लोगों के पास भी डिन नंबर विन नंबर कुछ नहीं है, ये सब उनको पता ही नहीं क्या है। तो सर अब आप क्या बोल रहे हो, डायरेक्टर बनने के लिए तेरे को डिन चाहिए, डिन के लिए तेरे को कंपनी का सपोर्ट चाहिए, कंपनी बनाने के लिए तेरे को डायरेक्टर चाहिए। हाँ भैया, डायरेक्टर बनने के लिए तेरे को डिन चाहिए, डिन के लिए तेरे को कंपनी का सपोर्ट चाहिए, और कंपनी बनाने के लिए तेरे को मिनिमम डायरेक्टर्स चाहिए 3 to 1। अब मैं करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं भाई? तो सर इन्होंने ना प्राइवेट कंपनीज के लिए ना, प्राइवेट कंपनीज के लिए एक फॉर्म निकाला है। एक फॉर्म अगर आपने जिंदगी में सुना होगा, फॉर्म बोलेगा कोई? अरे बोल, है हिम्मत, है हिम्मत। सर फॉर्म का नाम है स्पाइस, तीखा। करेक्ट हर्षा, क्या फॉर्म है? स्पाइस। स्पाइस क्या है? सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड प्रो फॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन। अरे बच्चों ये सब तुम आर्टिकलशिप में सीखने का ना, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। मतलब सर ये ना पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स लगते थे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। भैया एक ये फॉर्म, एक बी फॉर्म, फॉर्म एबीसी, फॉर्म XYZ, 100 तरह के फॉर्म लगते थे।
तो फिर हमारे मोदी जी ने एक गाना शुरू किया था हाल फिलहाल में, आपको पता है, गाना नहीं एक नारा शुरू किया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, जिसका बहुत भारी तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया नाम का कोई काम शुरू हुआ था, तो सर उस नाम में उन्होंने क्या किया, बोले यार कंपनी इनकॉर्पोरेट करना ही इतना तकलीफ वाला काम है, इतना तकलीफ जाता कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में, कैसे करेगा कंपनी इनकॉर्पोरेट कोई, तो उन्होंने बोला ऐसी तैसी हटा ये सारी चीजें, अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए तुमको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। अब सर मैं आपको एक पते की बात बताऊं, ये स्पाइस फॉर्म के आगे आजकल एक और एडवांस्ड वर्जन आ गया है, स्पाइस प्लस। जब तुम स्पाइस प्लस फॉर्म भरते हो ना, तो तुम्हारी कंपनी तो इनकॉर्पोरेट होती ही होती है, साथ में तुमको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, पीएफ का रजिस्ट्रेशन, ये सारे रजिस्ट्रेशन भी हाथ के हाथ ला करके रख देते हैं सामने से, बोले ये लो तुम्हारा कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया और कंप्लाइंसेस के सारे नंबर्स आ गए। तो तुमको बाद में अलग से जाके जीएसटी पोर्टल में अपनी कंपनी का नंबर निकलवाओ, इधर जाके अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। तुम स्पाइस प्लस फॉर्म भरो, तुम्हारी कंपनी इंकॉर्पोरेटेड, तुम्हारे तीन तीन पंटर लोगों का नाम दो, तो वो तीन पंटर लोगों को डिन नंबर भी मिलेगा, मतलब तुमको DIR 3 बनने की जरूरत नहीं है, तुमको डिन नंबर भी मिलेगा तुम्हारे पंटर लोगों को, और तुम्हारी कंपनी भी इंकॉर्पोरेट हो जाएगी, और उसके बाद तुमको रेलेवेंट रजिस्ट्रेशन भी सारा मिल जाएगा। इस तरीके से लाइफ इजी बना दी सर, क्या फॉर्म बना करके, स्पाइस प्लस फॉर्म बना करके। तो सर अगर एक कंपनी, अगर आप एक डायरेक्टर हो, अगर आपको कंपनी इंकॉर्पोरेट करना है, तो अगर आप प्राइवेट कंपनी इंकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो स्पाइस प्लस फॉर्म कर सकते हो। अब तुम्हारे मन में एक बहुत लॉजिकल सा सवाल आएगा, क्योंकि हम तो ढूंढते हैं सवाल क्या लाए, और तुम्हारे मन में लॉजिकल सा सवाल आया, सर पब्लिक कंपनी हुई तो, भाई पब्लिक कंपनी अगर बनाना है ना, तो डिन नंबर होना चाहिए। एक ऐसा बंदा ढूंढ ले जो तेरे को डिन नंबर के लिए रेफरेंस देने के लिए तैयार है, पर डिन नंबर होना जरूरी है। अगर नहीं है तो चुपचाप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ले। सर पब्लिक कंपनी मतलब क्या, अरे मेरी बहुत जान पहचान है, मैं बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे शेयर होल्डर्स ले आऊंगा। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, मैं क्लोजली हेल्ड कंपनी नहीं हूं, मैं ओपन कंपनी हूं, मेरे कंपनी में बहुत जान पहचान है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी जब इतने लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक आधा ऐसा बंदा भी डायरेक्टर ले आना जिसके पास डिन हो, ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेना, और इनकॉर्पोरेट होते ही उसी कंपनी के नाम पे अपना डेल ले लेना। पर सर पब्लिक कंपनी में हमने हेल्प नहीं किया, प्राइवेट कंपनी में हमने क्या बोला, स्पाइस प्लस फॉर्म भर देना। क्या आपको मेरी बात समझ आई दोस्तों? अरे बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? ओके, अब मेरी बात सुनो। सर मेरे को एक बात बताओ, मेरे को डिन नंबर मिला था 000000001, ठीक है, किसको मिला था सर 01 का नंबर? रतन टाटा जी को। सर अब ये जो डिन नंबर है, क्या मैं इसको सरेंडर कर सकता हूं, या क्या मैं इसको कैंसिल करवा सकता हूं, या क्या मैं इसको डीएक्टिवेट करवा सकता हूं? क्या मैं सरेंडर कर सकता हूं? सर अगर नहीं होता तो आप पूछते क्या? अगर नहीं होता तो आप पूछते क्या? आप बोल देते सरेंडर नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, जब हाड़ मिला। पर आप पूछ रहे हो मतलब कुछ तो होगा। हाँ कुछ तो है भाई। पहले बात करते हैं कैंसिल और डीएक्टिवेशन की। सर एक सिंपल सी बात बताओ, मेरा डिन नंबर था, ठीक है, अब सर मेरा डिन नंबर से पहले के जमाने में क्या हुआ था, जब डिन का सिस्टम नया नया आ रहा था, तो डिन का सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था सर, मतलब इतने आसानी से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि किसको डिन इशू हो गया है, किसको डिन इशू नहीं हुआ है, तो आपको धीरे धीरे करके पता करना पड़ रहा था। पहले के जमाने में ऐसा भी हुआ है सर कि एक ही डिन नंबर क्या हुआ है, दो तीन लोगों को इशू हो गए, या फिर एक ही जने को दो अलग अलग डिन इशू हो गए। तो सर उस केस में क्या होता था, अगर एक ही जने को मल्टीपल डिन्स इशू हो गए हैं, या एक ही डिन नंबर मल्टीपल लोगों को इशू हो गया है, तो आप लोगों का डिन क्या कर दिया जाता था, सरेंडर कर दिया, कैंसिल कर दिया जाता था। तो सर कैंसिल कौन कौन से ग्राउंड्स पे होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप कह रहे हो कि मेरा डिन कैंसिल कर दे, सर एक बात बताओ, मैं एक कंपनी, मेरे को डिन नंबर मिला 00001, इस डिन नंबर को लेकर के सर मैंने चार कंपनी खोली, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, चार कंपनी खोलने के बाद सर मैं जा रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और मैं बोल रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर रहा हूं, मैं अपना डिन सरेंडर कर रहा हूं, कैंसिल कर दे। क्या वो सरेंडर करने देगा? नहीं सर, वो आपको डिन कब सरेंडर करने देगा, अगर आपका डिन जो है ना वो अनयूज्ड है। अनयूज्ड मतलब क्या, आपने इससे बहुत ज्यादा कंपनीज या तो इनकॉर्पोरेट नहीं किए हैं, या फिर आप इसको यूज करके अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बने हो ना, तभी जाके आपका डिन क्या होगा, कैंसिल होगा या डीएक्टिवेट होगा। तो मेरे को बताओ ना सर, कौन कौन से ग्राउंड्स में एक्चुअली डिन जो है कैंसिल हो सकता है, बताओगे जरा? तो मैंने कहा सुनो, पहला, अगर तुम्हारा डिन डुप्लीकेट हो गया, मतलब क्या, 00001 जो नंबर है वो या तो किसी और को भी इशू कर दिया गया है, तो अगर आपका डिन डुप्लीकेट हो गया है तो आपके डिन को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। या फिर सर अगर आपने डिन को रॉन्गफुल मैनर में ऑब्टेन किया था, रॉन्गफुल मैनर मतलब क्या तुम समझते हो, झूठे एविडेंसेस दे करके,
सर आपको पता है जब DIR 3 भरते हो तो आपको पता है रेसिडेंशियल प्रूफ देना होता है, रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ। मतलब क्या, मैं किधर रह रहा हूं उसका प्रूफ। अभी सर मान लो पुणे में मैं जिधर रह रहा हूं ना, उसका प्रूफ मेरे पास था नहीं। मैंने क्या किया, नकली बिजली का बिल बनाया और नकली बिल जमा कर दिया। तो सर मैंने रॉन्गफुल मैनर में डिन ऑब्टेन किया है, मैंने एक तरीके से फ्रॉडुलेंट मैनर में डिन ऑब्टेन किया है। तो सर जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलेगा कि मैंने फ्रॉड किया, वो डिन मेरा रहने देंगे क्या मेरे पास? नहीं सर, वो फट से डिन को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे या डीएक्टिवेट कर देंगे। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। उसके बाद सर अगर मैं अनसाउंड माइंड का हो गया, अनसाउंड माइंड बोले तो, अनसाउंड माइंड बोले तो सर मेरा, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। सर अनसाउंड माइंड मतलब क्या? अनसाउंड माइंड मतलब अगर मेरा दिमाग खराब हो गया है तो मैं डिन नंबर कैसे रखूंगा सर? वो डिन नंबर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन जाएगा सीजी को और सीजी क्या करेगा, उसको डीएक्टिवेट कर देगा। उसके अलावा सर अगर मैं इनसॉल्वेंट हो गया, इनसॉल्वेंट बोले तो क्या होता है सर? व्हाट इज इनसॉल्वेंट? इनसॉल्वेंट बोले तो, बोलो बोलो, दिवालिया हो गया, अगर मैं कंगाल हो गया। अभी के लिए, अभी तक तुमने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड नहीं पढ़ी है तो मेरे को माफ करना, पर अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं इनसॉल्वेंट मतलब क्या, बैंक्रप्ट। बैंक्रप्ट मतलब क्या, अगर तुम कंगाल हो गए हो। कंगाल मतलब क्या, तुम्हारे असेट्स जो है वो लाइबिलिटीज से बहुत कम है, तुम अपने लोन रीपे नहीं कर पाओगे, तो लॉ बोलेगा भाई तू ना लीगली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी एलिजिबल नहीं है, चल तेरा डिन हटाओ। और वो क्या करेगा, आपका डिन जो है कैंसिल कर देगा। या अगर आपकी डेथ हो गई है, ये 5 केस में क्या होगा सर, आपका डिन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा या उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? सर ये डीएक्टिवेट या कैंसिल करेगा कौन? इसको डीएक्टिवेट या कैंसिल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन जाएगा सर, और सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करने के बाद वो कैंसिल कर देगा या डीएक्टिवेट कर देगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। पर सर ये तो तब हो गया जब चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि क्या, डुप्लीकेट हो गया, रॉन्गफुल मैनर हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, तो ये सब चीजें तो गलत बात है, तो उसमें तो कैंसिल हो जाएगा। क्या मैं, अगर मैं डिल लेकर के रखा था, मैंने बोला एक दिन कंपनी में डायरेक्टर बनेंगे बनेंगे, कोई तो कंपनी आएगी अपने को अपॉइंट करके लेके जाएगी, कोई कंपनी आई नहीं सर। डिन का सड़ रहा है डिन मेरे पास, क्या मैं डिन सरेंडर कर सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल तुम सरेंडर कर सकते हो डिन। जब तुम सरेंडर करोगे ना तो तुमको फॉर्म भरना पड़ेगा DIR 5। क्या फॉर्म भरना पड़ेगा? DIR 5। DIR 5 भरने के बाद तुम डिन को सरेंडर करोगे, और सरेंडर करने के बाद आपका डिन जो है क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। क्या तुम समझे पोपटलाल क्या बोल रहे हैं? कैंसल करो डिन को। कैसा कैंसिल करो सर? अगर सरेंडर कर दिया उसने तो कैंसिल करो डिन। सर सिंपल सी बात है, लॉजिकल सी बात है, एकदम ध्यान से सुनो। अगर मेरे को डिन नंबर मिला, क्या वो सरेंडर हो सकता है? सरेंडर मतलब क्या, मैंने सामने से आके बोला अरे काम नहीं आ रहा है ये, तू रख ले और वापस तू कैंसिल कर दे मेरा नाम। दूसरा मैंने बोला क्या आप इसको कैंसिल कर सकते हो? सर एक चीज मैंने बोली, अगर आपको सरेंडर करना है ना तो आप DIR 5 में एप्लीकेशन दो। जैसे ही आप एप्लीकेशन दोगे, किसको एप्लीकेशन दोगे सर? आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, आपके डिन को कैंसिल कर देगा। तो सर पहला कारण क्या हो गया, अगर आपने सरेंडर किया। उसके बाद और क्या चीजें है सर, और चीजें बताओ। अगर आपने, आपका डिन अगर डुप्लीकेट हो गया है, या अगर आप, या अगर आपकी डेथ हो गई है, अगर आप अनसाउंड माइंड के हो गए हैं, अगर आप इनसॉल्वेंट हो गए हैं, ये सब चीजों में क्या होगा, या फिर अगर आपने डिन को रॉन्गफुल मैनर में ऑब्टेन किया था, ये सब चीजें अगर होगी तो आपका डिन क्या हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसका एक छोटा सा शॉर्टकट बना करके हमको याद करवा दो ना। अरे तुम टेंशन मत लो, आगे चल के हम सेक्शन 164 पढ़ेंगे ना, वहां पे इसी तरह के कुछ पॉइंट्स आएंगे। तो वहां पे हमने पूरा एक शॉर्टकट बना करके सारे पॉइंट्स याद कर रखे हैं, तो उसी सारे पॉइंट्स में आपके ये पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सर ये सरेंडर किस तरीके से करोगे, DIR 5 फॉर्म में करोगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? सर अगर, विनिता पूछ रही है सर अगर एक बंदा इनसॉल्वेंट हो गया है तो कौन इन्फॉर्म करेगा? तो सर वो एप्लीकेबल होता है डेथ के केस में भी। तो मैंने कहा अगर डेथ होती है ना तो जनरली आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो आपका जो ऑफिशियल असाइनी है, मतलब आपके असेट्स जिसके पास जा रहे होते हैं, उन लोगों को एप्लीकेशन देकर के क्या करवाना पड़ता है, डिन को कैंसिल या डीएक्टिवेट करवाना पड़ता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अरे बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। सर अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं। पवन ने क्या किया पता है? पवन ने भरा DIR 3। पवन ने भरा DIR 3। अब सर DIR 3 में उसने बहुत सारे इंफॉर्मेशन भरे, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, एड्रेस, और बहुत सारी और भी चीजें भरी। अब सर बाद में कभी तो भी क्या हुआ, 1 साल के बाद उसका कोई तो भी इंफॉर्मेशन जो है ना वो चेंज हो गया। चेंज हो सकता है क्या सर?
बिल्कुल चेंज हो सकता है। सर कोई एग्जांपल दो। मान लो उसका जेंडर चेंज हो गया, आजकल होता है, मान लो हो गया। अभी सर पवन ने जब एप्लीकेशन भरा था तो उसने डाला था मेल, अभी कुछ तो भी हुआ सर, उसका जेंडर चेंज हो गया। अब उसको जेंडर चेंज हो गया तो क्या उसको वहां पे जाकर के अपडेट करवाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भैया जेंडर चेंज हो गया है, जरा अपडेट कर दो? बिल्कुल करवाना पड़ेगा सर। तो लॉ ने कहा जब भी आपके DIR 3 में कोई चेंज होता है ना, तो आपको इंटीमेट करना पड़ता है। किसको इंटीमेट करोगे सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितने दिन के अंदर इंटीमेट करोगे? लॉ ने कहा 30 डेज के अंदर इंटीमेट करना, और वो भी DIR 6 लेकर के इंटीमेट करना। तुम फॉर्म वॉर्म की टेंशन लो ही मत, तुम बस देख लो कि किधर तो भी DIR 3 आया, किधर तो भी 3B आया, किधर तो भी 3C आया, किधर तो भी 5 आया, किधर तो भी 6 आया, समेट के सारी चीजें देने का काम मेरा है। सर मतलब सर चेंज भी जेंडर करवाया, हाँ यार, मतलब ईमेल आईडी वगैरह इतना फ्रीक्वेंटली थोड़ी चेंज होता है। नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सारा थोड़ी इतना फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। पवन के केस में मेरे को लगा जेंडर ही चेंज हो लेगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनो दोस्तों, मेरी बात सुनो। सर आपने चेंज करवाया तो आप क्या करोगे? 30 डेज के अंदर इंटीमेट करोगे, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। दोस्तों इनकी नालायकता देखो, हद देखो इनकी नालायकता का। अभी तक इन्होंने जितने भी प्रोविजन लिखे ना, सब जगह 1 मंथ लिखा। अभी तक मतलब आज जो भी अपन ने पढ़ा, जैसे कि याद करो, एक पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट को DIR 3 देगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर क्या करेगा? आपको रिवर्ट करेगा। अभी लिखते लिखते ये लोग आ गए यहाँ पे, और ये लोग बोले 30 डेज लिखेंगे। अचानक से 1 मंथ नहीं लिखेंगे, 30 डेज लिखेंगे। क्यों? माँ लाइफ माँ रूल्स, माँ लाइफ माँ रूल्स। 30 डेज, यहाँ पे 1 महीना लिख देते तो क्या होता? नहीं पता सर। अब ना इंटर के बच्चे, पहले जो इंटर में बच्चे थे ना, वो बहुत आर्ग्यू करते थे। बोले सर आप जबरदस्ती हवा बनाते हो। सर 75% और 3/4 सेम तो होता है, क्या इसमें 3/4 याद करो, 75% याद करो, कैसे याद रहेगा? तो सर इस बार इंस्टीट्यूट ने मेरा सपोर्ट किया। इस बार जो RTP आया ना, RTP, उसमें एक MCQ आया। उस MCQ में ऑप्शन ए 50%, बी 1.5, सी 75%, डी 3/4। ऐसी तैसी तुम्हारी, ऐसी की तैसी तुम्हारी। मेरे साथ कौन है? इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो मेरी बात मान लिया कर। सर 1 महीने में और 30 दिन में फर्क है। मैंने क्या बोला? भाई ने बोले भाई ने बोला बापू दिखते हैं, मतलब दिखते हैं। भाई ने बोला 1 महीने और 30 दिन में फर्क है, मजे है। अभी कैसा करोगे? ये ऑप्शन तुमको पता है 75% है, कि लॉ में 75% लिखा था कि 3/4। इस केस में सर मैं तो अगर पेपर में होता ना, मैं लिख के आता भाई तेरे को पता है तो तू बता दे, तेरे को पता है तो तू बता दे, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सुनो मेरी बात। सर कोशिश कर सकते हैं, अपन इंसान है, जितनी हो सके उतनी कोशिश करेंगे, बाकी भगवान के हाथ में। तो मैंने क्या कहा सर? मैंने कहा कि जो इंसान होता है ना, अगर उसके DIR 3 के फॉर्म में कोई भी चेंजेस हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? DIR 6। DIR 3 का डबल क्या है सर? 3 का डबल क्या है? 6। अगर सुन लो, इस तरीके से याद कर लो, जब आपकी एज डबल हो जाएगी, जब आपकी एज डबल हो जाएगी, तो आपका DIR 3 का पर्टिकुलर चेंज करना पड़ेगा। तो आप सर DIR 6 में इंटीमेशन दोगे। सर कितना गंदा बनाया, एग्जाम के एक दिन पहले यही नहीं याद आया ना, तो मेरे को बता देना। मैंने तो इससे कितने वाहियात वाहियात बनाए, कुछ तुम्हारे साथ शेयर भी करूंगा, और कुछ शेयर करने लायक है भी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो वो 18+ कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मेरी बात सुनो सर, सर हम तो सब 18+ है, तो फिर आप यूं समझ लो वो 30+ कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, जब मैं 3-4 साल बाद मैं जाकर के आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी बात सुनो सर, DIR 6 जो है उसमें आप क्या करोगे? आप इंटीमेशन दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस हो गए। कितने दिन के अंदर बताओगे सर? 30 डेज के अंदर बताओगे। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलेगा ना, अच्छा जेंडर चेंज हो गया, तो वो क्या करेगा? अपने रिकॉर्ड्स में उसको नोट कर लेगा, और उसको इनकॉर्पोरेट कर लेगा चेंजेस को। मतलब वो क्या करेगा? जेंडर्स को अपडेट कर देगा। और सर एक बार जेंडर अपडेट हो जाने के बाद वो 2 लोगों को इंटीमेशन शूट करेगा। एक किसको? एक तो वो इंडिविजुअल को कि भाई तेरा चेंजेस हो गया, टेंशन मत ले। और दूसरा, वो आपकी कंपनी के ROC को भी शूट करेगा सर। जो कंपनी में आप डायरेक्टर थे ना, मान लो आप A लिमिटेड और P लिमिटेड में डायरेक्टर थे। A लिमिटेड मान लो सर मुंबई में है, और P लिमिटेड मान लो चेन्नई में है। तो ये दोनों के ROC को इंटीमेशन शूट करेगा, और बोलेगा ROC जरा नोट कर लो, आपके इलाके में एक कंपनी है, उस कंपनी में एक डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर का एक जेंडर था, अब वो जेंडर बदल गया है, जरा तुम नोट कर लो। और नोट करने का इंटीमेशन दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सर अपना काम कम हो गया। क्या तुम समझे? कुल मिला के बात यह है, अपना काम कम हो गया। अगर ये लोग नहीं करते तो अपने को इंटीमेट करना पड़ता। सर एक बार समअप कर दूं क्या पूरा प्रोसेस?
शांति से इसी स्क्रीन में करूंगा, स्क्रीन के बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। सुनो, अभी तक तुमने क्या पढ़ा है? DIR 3, 3P, 3C, 5 और 6, बस। 3 क्या था सर? अगर आप नया DIR, अगर आप नया डिन ऑब्टेन करना चाहते हो तो DIR 3 फाइल करो। 6 क्या था सर? अगर आपके 3 में कुछ चेंजेस है तो 6 में इंटीमेट करो। 3B और 3C क्या है सर? बी और सी से समझ आ रहा है BC पुराना, बी और सी से समझ आ रहा है कि ये पुराना प्रोविजन है। पुराना प्रोविजन मतलब क्या? ये लोग बाद में अमेंडमेंट करके लाए हैं, इसलिए 3 और 4 के बीच में इन्होंने घुसेड़ा है। तो बी और सी क्या है? बी में आपको जैसे ही डिन मिल जाता है तो आप बी में इंटीमेट करोगे कंपनी को, और कंपनी जो है 3C में जाकर के इंटीमेट करेगा किसको? ROC को। उसके बाद 5 क्या था सर? अगर आप अपना डिन सरेंडर करना चाहते हो तो उसमें लेने का, इसमें चेंज करने का, इसमें इंटीमेट करने का बस, और इसमें सरेंडर करने का। 3 में जो आया 5 में वो जाएगा, 3 में जो आया वो 5 में जाएगा, और 6 में क्या है सर? इतना याद नहीं करना पड़ेगा सर। आप जब एग्जाम के पहले रिवाइज करोगे ना तो मेरे ही रिविजन ऑडियोज में मैं इतना चिल्ला चिल्ला के DIR 3 और 5 बोल दूंगा कि आपके दिमाग में सारी चीजें घुस जाएंगी। अब मेरी बात सुनो सर, ये आपको फॉर्म समझ आए तो मैं आपको एक बार प्रोविजन क्लियर कर देता हूं। देखो सर, 153 से लेकर के 157, 158 तक कर देते हैं सर। 153 क्या कहता है? अगर तुमको डिन चाहिए तो DIR 3 में एप्लीकेशन दो। सर एक बात बताऊं क्या, हमने बोला हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस नोट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगा वो करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? मोदी जी बैठ के करेंगे क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? मोदी जी बैठ के करेंगे क्या? अरे ना जी ना, बिल्कुल भी ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर कर दिया है डेलीगेट। डेलीगेट किसको कर दिया है सर? इन्होंने डेलीगेट कर दिया है RD को। RD बोले तो RD बर्मन, RD बोले तो RD बर्मन नहीं सर, RD बोले तो रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर को इन्होंने डेलीगेट कर दिया है, और बोला रीजनल डायरेक्टर, वो भी कौन सा रीजनल डायरेक्टर आपको पता है? नोएडा वाला, जो नोएडा में, या फिर जो कह लो नॉर्दर्न। क्या हुआ था ना, मेरे बचपन में मेरे इंग्लिश के टीचर ना नॉर्दर्न को नदरन कहते थे, और साउदर्न को सदरन कहते थे। और फिर वो हमको अलग से आकर के सिखाते थे, यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। It is not called northern, it is called northern. It is not called southern, it is called southern. और भाई हमने बचपन से 8-10 साल आदत डाली, नदरन नदरन सदरन सदरन। अब अचानक से उसके बाद CPT करने निकले तो मैं किधर से? बोले अपन इधर सदरन से। क्या? बोले सदरन से। बोले पास हुआ ना तो 12th स्टैंडर्ड की डिग्री खरीदा तू, कैसे पास हुआ बे? बोला भाई हो जाता है, स्कूलिंग स्कूलिंग का फर्क है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है ऐसे। अभी वो टीचर को किधर ढूंढे, किधर बताए उनको सर सदरन नहीं होता। कम से कम बोल रहे हो तो बोलो, पर डिस्क्लेमर दे दो कि घर जाके चेक कर लेना अपना सदरन होता है कि नदरन होता है। सदरन क्या होता है भाई? सुनो मेरी बात। तो सर लॉ ने क्या कहा, ये जो रीजनल डायरेक्टर है ना, इसको पावर दे दिया। रीजनल डायरेक्टर कौन सा? नदरन रीजन वाला। अब तुम मेरे को नदरन के लिए माफ कर दोगे, मैं अपनी गलती यहां से आगे बढ़ाना चाहता हूं। 10 साल के पाप को धोने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो मैं नदरन सदरन करना चाहता हूं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? स्कूल का स्कूल, हाँ वो सब तो होता ही है। मैथ्स, हमारे मैथ्स के टीचर मैथ्स बोलते थे। बताओ, वो हमको मैथ्स पढ़ाने आते थे और वो मैथ्स बोलते थे। एनीवे जाने दो, जाने दो, बकवास मत करो। अभी मेरी बात सुनो सर, जो आपके रीजनल डायरेक्टर होंगे ना नॉर्दर्न नदरन रीजन के, उनको इन्होंने पावर दे दिया है सर कि आप सारे काम करना। तो 153 में आप रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन दोगे। रीजनल डायरेक्टर के पास कितने महीने का समय है? 1 महीने का समय है। 1 महीने में सर एक एप्लीकेशन जब आप दोगे तो कुछ चीजें याद रखना, जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया था, तो आपको बेसिक डिटेल्स देनी पड़ेगी, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे करोगे? खुद करोगे, डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके, और आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा। दोस्तों मेरे को बताओ, सर्टिफाई कौन कौन कर सकता है आपके बिहाफ में? या तो आपके कंपनी का CS, CEO, CFO, या डायरेक्टर, या मैनेजिंग डायरेक्टर। सर वैसे तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी डायरेक्टर ही होता है, पर इन्होंने एक और पोजीशन खोल दी जबरदस्ती, वहां पे लिख दिया मैनेजिंग डायरेक्टर, पर मैनेजिंग डायरेक्टर भी डायरेक्टर ही होता है। तो सर ये 5 लोग सर्टिफाई करेंगे। दोस्तों जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये एप्लीकेशन जाता है ना, ये सारे एप्लीकेशन ऑनलाइन होते हैं बेटा, MCA के वेबसाइट पे होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही एप्लीकेशन जाता है, एक एप्लीकेशन एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है जिससे पता चलता है आपके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। उसके बाद आपको या तो अलॉट होता है या रिजेक्ट हो जाता है, और अगर डिफेक्ट है तो 15 दिन मिलते हैं डिफेक्ट रेक्टिफाई करने के लिए। 155 कहता है कि एक से ज्यादा दिन नहीं रखने का, एक से ज्यादा दिन नहीं रखने का। खुद के सेक्शन नंबर में 2-5 है, पर ज्ञान ये दे रहा है दिन एक से ज्यादा नहीं रखना। बताओ, हिम्मत देखो इसकी। सेक्शन नंबर में खुद के 2-5 है,
पर हमको ज्ञान दे रहा है कि तुम दिन नंबर मत रखना। उसके बाद 156 और 7 क्या ऐसा ट्रांजिशन प्रोविजन कहते हैं DIR 3B जो है ना वो तू कंपनी को दे देना। और तू कौन, तू डायरेक्टर जो ऑलरेडी किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तू 10 के लिए अप्लाई करना। कैसे अप्लाई करेगा? DIR 3B में ही अप्लाई करेगा। आने के बाद DIR 3B में कंपनी को बता देना, कंपनी ROC को बता देगी। कितने दिन के अंदर अंदर सर? 15 दिन के अंदर अंदर ROC को बता देगी और ROC उसको नोट कर लेगा। और 158 क्या कहता है? रेस्ट इन पीस। रिटर्न इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स, जितने भी रिटर्न इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स है वहां पे आपको क्या नोट करना पड़ेगा? आपका डिन नंबर नोट करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्या आपको मेरी बात समझ आई दोस्तों? पक्का? प्रॉमिस? एक काम करो, एक काम करो, आपके समरी नोट्स में से सेक्शन 153 से लेकर के अगले पेज अदर पॉइंट्स तक रीड करके खत्म करो। 153 से लेकर के अदर पॉइंट्स तक रीड करके खत्म करो। रिकॉर्डेड वाले तुम लोगों के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं, तुम रीड करके बाद में प्ले कर लेना। सर एक बार आपको ना पेनल्टीज से मिलवा देता हूं। पेनल्टीज जिससे बड़ा प्यार था आप लोगों को इंटर में, उसी से वापस फाइनल में मुलाकात होनी थी। क्या लिखा है सर? इफ डिफॉल्टेड, सेक्शन 157 क्या कहते हैं? 156 कहते हैं DIR 3 ऑप्टी 3B में आप इंटीमेट करो कंपनी को और 3C में कंपनी ROC को इंटीमेट कर देगा। इफ डिफॉल्टेड, कौन डिफॉल्ट कर रहा है सर? 157 में कंपनी डिफॉल्ट कर रही है। अगर ROC को नहीं बता रही है तो उस केस में कंपनी, और कंपनी के साथ साथ हमेशा OID। OID मतलब क्या होता है सर? OID मतलब होता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ऑफिसर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहां पे डिफाइंड है सर? आपके कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 60 में ऑफिसर इन डिफॉल्ट डिफाइंड होता है। हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है सर। ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब सर जैसा कि नाम से आप समझ सकते हो कि वो कंपनी में जो रिस्पॉन्सिबल था, मतलब जैसे ये जो DIR 3C फाइल करना था, तो अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने किसी को तो बोला होगा कि भैया ये तेरा काम है, तू फाइल कर देना। अगर उसने फाइल नहीं किया तो कंपनी को तो पेनल्टी लगेगी ही लगेगी, साथ में ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी पेनल्टी लगेगी। कितने की पेनल्टी लगेगी सर? 25,000 रुपीज फाइन प्लस, प्लस मतलब क्या? एंड ₹100 पर डे। 100 पर डे मतलब सर 25,000 रुपीज की तो फ्लैट फाइन लग जाएगी। उसके बाद हर दिन का 100 रुपए लगेगा, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए तक का जो है मैक्सिमम फाइन आपको लगेगा। सर कितना फाइन लगेगा? इन्होंने कहा फ्लैट 25,000 लग जाएगा, उसके बाद हर दिन का 100 रुपया, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपए। अब सर इसमें एक बहुत सिंपल सा सवाल आता है कि ये जो 1 लाख रुपया मैक्सिमम लिमिट है वो किसकी लिमिट है सर? वो इसकी लिमिट है कि वो इसकी लिमिट है? मतलब मैक्सिमम पेनल्टी सेक्शन में 1,25,000 हो सकता है कि मैक्सिमम पेनल्टी सेक्शन में 1 लाख हो सकता है? ये बहुत सिंपल सा सवाल है सर। आप मेरे को बताओ क्या आपके हिसाब से लगता है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसका एक आंसर देना चाहता हूं। लॉ में पेनल्टी के लिए ना दो अलग अलग लैंग्वेज लिखे होते हैं। दो अलग अलग लैंग्वेज लिखे होते हैं, जहां पे कहीं कहीं लिखा रहता है, जब मैक्सिमम की बात आती है ना तो वहां पे वो लोग क्लियरली लिखते हैं सब्जेक्ट टू द पॉइंट दैट द मैक्सिमम पेनल्टी अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज। तो सर अगर उन्होंने लिख दिया मैक्सिमम पेनल्टी अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज, तो यहां पे सर मैक्सिमम आएगा कितना? 1 लाख रुपीज। पर सर अगर इन्होंने लिखा इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट मतलब क्या सर? वो डिफॉल्ट जो आज के दिन में भी जारी है। सर आज के दिन में भी जारी है मतलब क्या? एक सिंपल सी बात समझो, अगर मैंने तुमसे 1 लाख रुपए लिए और मैं तुमको बोल रहा हूं कल वापस कर दूंगा, तो कल वापस मैंने नहीं किया। सुनो मेरी बात ध्यान से एकदम, मैंने बोला कल वापस कर दूंगा, कल वापस मैंने नहीं किया, तो मेरे पे लॉ ने 25,000 का फाइन लगा दिया। वो फाइन लगाने से काम खत्म हो गया क्या? फाइन लगाने से काम, काम कब खत्म होगा? जब मैं आपके 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा। तो सर वहां पे जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं करता, उसको क्या कहते हैं हम? कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। क्या कहते हैं हम दोस्तों? मैं एक बात आपको ना बार बार बता देता हूं, मेरे को लॉ में जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है उससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं है। अगर मैं कोई शब्द बोल रहा हूं ना कहीं उसका सिग्निफिकेंस है। अगर मैं आपको सिंपल सी चीज समझा रहा हूं ना, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट क्या होता है, वो इसीलिए क्योंकि आगे चल के आपको बार बार आएगा कि द पेनल्टी शेल बी ₹25,000, बट इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट द पेनल्टी शेल बी ₹100 पर डे। तब तुम ये नहीं पूछना चाहिए सर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट क्या हो गया यहाँ पे। तब आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ पे कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट क्या हो गया। तो सर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट क्या होता है? अगर आपकी पेनल्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए देने थे और मैंने 1 लाख रुपए नहीं दिए,
तो सर प्रॉब्लम कब सॉल्व होती है? प्रॉब्लम तब सॉल्व होती है जब मैंने 1 लाख रुपए आपको दे दिए। प्रॉब्लम तब नहीं सॉल्व होती जब हाँ भाई ब्रीच हो गया, चल अब कुछ नहीं कर सकते। एक ही सेकेंड रुक जाओ। चलो गाइस, अब तुम लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मैंने बोला था ना एक बैक बेंचर बैठता है मेरे यहाँ पे, ज्यादा सुनता नहीं है वो टीचर वीचर। बोले भाई आओ पढ़ाओ, आपका काम है लॉ पढ़ाना, पढ़ाओ और जाओ कृपया करके प्लीज, प्लीज। चलो। पर सर क्या बात कह रहा है जसप्रीत, जो मेरे टाइम पे जो सामने टीचर थे वो खुद बैक बेंचर्स नहीं थे। अब आपके सामने जो टीचर्स आए हैं ना, वो खुद बैक बेंचर्स है। तो कोई बैक बेंचर्स प्रो लेवल की चीजें तो आई नहीं है अभी तक जिंदगी में। तो अपने को संभल करके चलना अच्छा रहेगा हमारे लिए। समझ रहे हो तुम? उस समय के टीचर्स बहुत शांत स्वभाव के, एकदम करके बातें करते थे। ठीक है। आजकल टीचर वो क्यों? ठीक है। मेरी बात सुनो। सुन, धमकी दे रहे हो आप? धमकी नहीं दे रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो दोस्तों। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो दोस्तों। जसप्रीत, सुनना मेरी बात सुनना। अब से हमारे क्लास में एग्जाम्पल होगा जैस। जैस। ठीक है। सुनो मेरी बात दोस्तों, ऑन अ सीरियस हो। सर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, जैसा कि मैं आपको समझा रहा था, अगर मेरा 1 लाख रुपया पेबल है, अगर 1 लाख रुपया पेबल है, तो जिस दिन मैं डिफॉल्ट करता हूं उस दिन तो एक पेनल्टी लग गई। उस दिन तो एक पेनल्टी लग गई, उसको छोड़ दो। उस दिन क्या पेनल्टी लग गई? 25,000 रुपए। पर अब उस डिफॉल्ट 25,000 लगाने से कुछ नहीं होता है। अब वो पैसे वापस करवाने हैं। तो पैसे वापस करवाने के लिए आप क्या करोगे? आप रोज का पेनल्टी लगाओगे। रोज का कितना पेनल्टी लगाओगे? 100 रुपए पर डे का, या आगे चल के हम देखेंगे 500 रुपए पर डे का, कहीं हम 1000 रुपए पर डे तक में भी पहुंच जाएंगे। पर 100 रुपए पर डे की पेनल्टी यहां पे लिखी हुई है। अब सर इस केस में मैक्सिमम 1 लाख होगा कि 1,25,000 होगा? ये स्पेसिफिक सेक्शन की बात करूं तो यहां पे 1,25,000 होगा। क्योंकि लॉ में ऐसा नहीं लिखा है कि इस सेक्शन में मैक्सिमम पेनल्टी आपकी 1 लाख जाएगी। लॉ में ये लिखा है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। मतलब इंटरप्रिटेशन के हिसाब से यहां पे 1,25,000 आता है। पर मैं आपको सिंपल बात एक बताऊं, ये गेम खेलने की जरूरत ही नहीं है। अरे 1 लाख हो, 1,25,000 हो, अपने को पीएचडी करनी है। अपने को एग्जाम में क्या लिखना है? अपने को एग्जाम में लिखना है 25,000 प्लस 100 रुपीज पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख। तो जस्टिफिकेशन थोड़ी अपने ना बच्चे करते हैं, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, सीख समझ करके आ जाते हैं ना, तो वहां पे ब्रैकेट में समझा करके आते हैं कि यस इन दिस केस इट विल बी 1,25,000। अरे वो समझता हुआ इंसान भी कंफ्यूज हो जाता है, वो काट करके 0 नंबर देके जाता है। बोले 1,25,000 कहां से आ गया भाई? अपने को ज्ञान है ही नहीं। तुम ये समझो अपने को लॉ से ज्यादा कुछ आता ही नहीं, अपना इंटरप्रिटेशन कुछ है ही नहीं। ठीक है। ऐसा पेपर में बिल्कुल भी भूल करके मत करना। तुम पहले पेनल्टी लिख लो, वही बड़ी बात है। बाद में आता है इंटरप्रिटेशन पेनल्टी का एग्जाम हॉल में बैठ करके। ठीक है। अच्छा 158 हो गया। 159 एक बहुत सिंपल कॉन्ट्रावेंशन है। 159 कहता है कि अगर 152, 155 और 156 में आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो। दोस्तों 152 क्या था? 152 क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। 155 क्या था? ऐसे याद करो, दो पांच है, तुम्हारे पास खुद दो पांच है, तुम्हारे पास खुद दो पांच है, और तुम बोल रहे हो 2 दिन नहीं लेना, प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 दिन। और 156 क्या था? जैसे ही दिन मिल जाएगा कंपनी को DIR 3B में इंटीमेट कर देना। तो सर ये 3 सेक्शन का अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो, सर ये कॉन्ट्रावेंशन मेरे को आप बता सकते हो कंपनी कर रहा है कि डायरेक्टर कर रहा है? ये कॉन्ट्रावेंशन कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है कि डायरेक्टर कर रहा है? अरे मेरे भाई, प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 दिन कौन ले रहा है एक से ज्यादा? डायरेक्टर। DIR 3B नहीं फाइल करना किसका काम है? डायरेक्टर का। वो फाइल नहीं कर रहे, तो सर इस केस में डायरेक्टर कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है तो उसको फाइन लगेगा अप टू 50,000। दोस्तों यहां पे फ्लैट 25,000 का ऊपर, यहां पे क्या है? अप टू 50,000 का फाइन है। एंड अप टू 500 रुपीज पर डे, 500 रुपीज पर डे। अच्छा एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आगे चल के जो बच्चे ये रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तुम लोगों को हो सकता है जो नोट्स आए ना थोड़े से अपग्रेडेड मिले। क्योंकि मेरे को छोटी छोटी चीजें अगर लगती है नहीं यार ऐसे की जगह ऐसे लिख देते, तो मैं उसको चेंज कर देता हूं। ठीक है। तो तुम टेंशन मत लेना, कंटेंट वही है। और अगर भूल से, अगर इसमें और मेरे नोट्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट मिल गया ना आपको, तो जो नोट्स में लिखा है वो सही। क्या तुम मेरी बात मान रहे हो? सर अगर इसमें और मेरे नोट्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट मिल गया भूले भटके से, तो जो आपके पास लिखा है वो मान लो। सर ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ऐसा होगा नहीं, पर छोटी छोटी चीजें, जैसे कि आपको मैं बताऊं,
मैं लिस्टेड कंपनी वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वाला प्रोविजन पढ़ रहा था, तो उसमें मेरे को लगा यार इतना लाइन लिखा हुआ है, उसको मैंने एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कंटेंट वही है, बस वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके के छोटे छोटे डिजाइनिंग चेंजेस मिलेंगे, तो टेंशन मत लेना, आपके पास जो भी मॉड्यूल आए हैं वो अपडेटेड है, पुराने मॉड्यूल का अपने पास स्टॉक ही नहीं होता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ गए? अब सर इधर देखो क्या लिखा है, अप टू 50,000 रुपीज पर डे प्लस अप टू 500 रुपीज पर डे, मतलब इन्होंने बताया नहीं कितना लगेगा, इन्होंने बताया 50,000 तक कुछ भी लग सकता है, 500 रुपए पर डे तक कुछ भी लग सकता है, और हद तो ये देखो इन्होंने मैक्सिमम लिमिट भी नहीं डाली, इन्होंने बोला अपन देख लेंगे बाद में। समझे? समझे? चलो सर, ये आपने पढ़ लिया अदर आइटम। अदर आइटम में पहले कैंसिलेशन की बात हुई है, डुप्लीकेट हो गया, रॉन्गफुल मैनर्स ऑब्टेन किया, ये आपने पढ़ लिया। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ाऊंगा, फिर आज की क्लास खत्म करूंगा। क्या आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। सर मेरे को एक बात बताओ, एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 14 डायरेक्टर है, कितने? 14 डायरेक्टर्स हैं। अब सर इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेरे को, यानी कि जस्सी को, जस्सी, जस्सी नाम पे कोई मूवी थी ना, चक दे जस्सी, कुछ ऐसा मूवी था, जाने दो। तो सर जस्सी में मेरे को क्या करना है, मेरे को ना क्या करना है, मेरे को इसको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो सर मैं जस्सी को रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कैसे बैठा सकता हूं? तो मैंने बोला भाई सुन, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ना दो ही तरीके से लोग आते हैं, दो ही तरीके से लोग आते हैं। एक तरीका तुमको पता है, एक तरीका मैं बताने वाला हूं। एक तरीका तुमको क्या पता है सर, अगर आप सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 में रिटायर हो रहे हो, तो आप 152 सबसेक्शन 7 में क्या हो सकते हो, रीअपॉइंट हो सकते हो। मतलब क्या, जस्सी अगर पहले से डायरेक्टर था और उसको निकाल के फेंक दिया गया, तो आप उसको वापस रीअपॉइंट कर सकते हो, ये प्रोविजन है। पर सर अगर मैं रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं हूं, मैं एकदम ताजा ताजा डायरेक्टर हूं और मेरे को पहली बार रिलायंस के बोर्ड में डायरेक्टर बनना है, तो मैं कैसे बनूंगा सर? हाउ विल आई बिकम अ डायरेक्टर? बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, ध्यान से सुनना। सर एक पर्सन को ना, एक पर्सन को, कंपनी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। कौन पर्सन सर? ये पर्सन जस्सी खुद भी हो सकता है, या तो जस्सी खुद भी हो सकता है, या ये रिलायंस की बात करते हैं अपन, या ये रिलायंस का कोई मेंबर होना चाहिए, या ये रिलायंस का कोई मेंबर होना चाहिए। कौन देगा सर? या तो जस्सी खुद देगा, और या फिर कोई मेंबर देगा। और मेंबर क्या करेगा, एक एप्लीकेशन देगा, और एप्लीकेशन देके बोलेगा भैया मैं ना जस्सी को कंपनी में डायरेक्टर बनाने के लिए कंसीडर करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? कंसीडर करना चाहता हूं। सर ये एप्लीकेशन कौन दे रहा है? मेरे साथ एक बार बड़े ध्यान से देखो, कौन दे रहा है ये एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन दे रहा है जस्सी खुद। वो भले मेंबर हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, जस्सी खुद, या उसको अपॉइंट करने के लिए कोई मेंबर। मतलब मैं शुभम सिंघल, मैं रिलायंस का आज के डेट पे मेंबर हूं, तो मैं भी एप्लीकेशन दे सकता हूं। मैं क्या एप्लीकेशन दे रहा हूं कि भैया मेरे को जस्सी को ना तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट करने का है। अच्छा मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, डायरेक्टर कब अपॉइंट होता है? क्या मैं ये बोल लूं डायरेक्टर जनरल मीटिंग में? क्या मैं ये बोल लूं डायरेक्टर जनरल मीटिंग में ओआर पास करके अपॉइंट होता है? हाँ सर, आपको ये किसने बताया? अरे मेरे को बताया सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 ने। उसने बोला था ना कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड हर डायरेक्टर जो है वो ओआर पास करके अपॉइंट होता है। तो सर मेरे को ओआर पास करके अपॉइंट करना था, तो लॉ ने बोला बेटा देख अपॉइंट तो जनरल मीटिंग में ही होगा। कब होगा? जनरल मीटिंग में। तो तू कम से कम ना जनरल मीटिंग के 14 डेज पहले नोटिस भेज दे। कितने दिन पहले? कम से कम 14 दिन पहले नोटिस भेज दे, और नोटिस भेज के कंपनी को ये बता दे कंपनी कंपनी मैं ना जस्सी को अपॉइंट करना चाहता हूं एज अ डायरेक्टर। तो सर इस हिसाब से क्या होगा समझना, मैं तो हंसी मजाक में, हंसते खेलते, मैं रिलायंस का मेंबर हूं, मैं रिलायंस को एक एप्लीकेशन भेज दूंगा। एक काम करते हैं ना भाई, नाना पाटेकर को अपन क्या करते हैं, डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन लिखा मस्त, उसमें मैंने लिखा नाना पाटेकर को अपन क्या कर देते हैं, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं। तो लॉ ने बोला कर ले, बस एक शर्त है कि एप्लीकेशन के साथ ना तुमको डिपॉजिट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डिपॉजिट देना पड़ेगा। और कितने का डिपॉजिट देना पड़ेगा? तुमको 1 लाख रुपए का डिपॉजिट देना पड़ेगा। अरे जानते ना इतना महंगा कोई मजाक करता क्या? जानते नाना पाटेकर घर पे अपने खुश है, हम अपने घर पे खुश है, क्यों एप्लीकेशन देने का? सर अगर ये लोग यहाँ पे डिपॉजिट का प्रोविजन नहीं लगाते, तो कोई भी एरा गहरा नत्थु गहरा आके इनके एप्लीकेशन दे देता। अब इन्होंने क्या प्रोविजन लगाया है सर, कि आपको एप्लीकेशन के साथ साथ 1 लाख रुपए का डिपॉजिट देना पड़ेगा। सर क्या डिपॉजिट वर्ड से अपने आपको ये समझ आ रहा है कि ये रिफंडेबल है? क्या डिपॉजिट वर्ड से आपको ये समझ आ रहा है कि कल को आगे चल के किसी ना किसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा? अगर अगर रिफंडेबल नहीं होता ना, तो आप इसको कहते फी, आप इसको कहते क्या, फीस। पर आप इसको फीस नहीं कह रहे हो, आप इसको क्या कह रहे हो, डिपॉजिट कह रहे हो। मतलब कोई ना कोई रिफंडेबल का सीन है। अब सर कंपनी को जैसे ही एप्लीकेशन आया, किसके लिए एप्लीकेशन आया? जस्सी के लिए। अब सर कंपनी क्या करेगी समझना, अपॉइंट कौन करेगा सर?
मेरे को एक बात बताओ, जस्सी को डायरेक्टर अपॉइंट कौन करेगा? तुम लोग सारे, तुम लोग जो शेयर होल्डर हो। तो सर शेयर होल्डर को तो बताना पड़ेगा ना। तो आप क्या करोगे, आप ना शेयर होल्डर्स को जाकर के बताओगे कि हजरात हजरात हजरात, अब सारे शेयर होल्डर्स को ये बताओगे कि जस्सी का नॉमिनेशन आया है, कुछ शेयर होल्डर्स हैं जो जस्सी को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं। और सर ये जो हजरात आप करोगे ना शेयर होल्डर्स को, ये कम से कम 7 दिन पहले कर देना। सर अपन ने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, आपको अगर याद होगा, तो जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले भेजा जाता है सर? अगर आपने बचपन में कुछ पढ़ा होगा तो जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले भेजा जाता है? 21 क्लियर डेज। अगर और स्पेसिफिकली बोलूं तो 21 क्लियर डेज पहले भेजा जाता है। पर सर यहां पे आप एक बात समझो ना, लॉ लॉ ने एप्लीकेशन कब तक देने बोला है? लॉ ने बोला है एप्लीकेशन 14 दिन पहले तक देना। तो यार ये 21 दिन पहले कैसे बताएंगे? इनको 7 दिन का टाइम दिया गया। मीटिंग के कम से कम 7 दिन पहले तुम क्या करना, तुम इंटीमेट कर देना अपने सारे शेयर होल्डर्स को कि हजरात हजरात हजरात, जस्सी का अपॉइंटमेंट आने वाला है, जस्सी को अपॉइंट करने वाले हैं। सर ये इंटीमेशन कैसे दोगे? ध्यान से सुनना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। सर इंटीमेशन कैसे दोगे? लॉ ने कहा आप इंडिविजुअली सबको इंटीमेट कर दो, इंडिविजुअली सबको इंटीमेट कर दो, और साथ ही साथ कंपनी के वेबसाइट पे भी डाल दो। क्या करो? इंडिविजुअली तुम सुन लो, तुम सुन लो ये प्रोविजन सुनने के बाद मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो एक बार मेरी बात एकदम ध्यान से सुन लो, चुनौती है तुमसे, तुम एक बार सुन लो, पक्का पक्का शर्त लगा लो, इसी के तुरंत बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम नहीं बता पाओगे। सर सुनोगे? पक्का प्रॉमिस? सर मैंने क्या बोला, और मैं तुमको बता दे रहा हूं, जो प्रोविजन तुमको लगेगा यार क्या फालतू हलकट प्रोविजन है, इतना आसान, उसी में पूछूंगा, वही नहीं बता पाओगे। ठीक है मुस्कान, मेरी बात ध्यान से सुनना। सुनो सर, आप कंपनी जो है वो शेयर होल्डर को इंटीमेट कैसे करेगी? मैंने कहा तुम इंडिविजुअली भी सबको बता देना और वेबसाइट में भी डाल देना। इंडिविजुअली कैसे बताओगे सर? या तो ईमेल भेज देना, या तो तुम इंडिविजुअली ईमेल भेज देना, या तुम नोटिस एंड राइटिंग भेज देना। राइटिंग मतलब क्या? एक पन्ने में छापा और छाप करके उसको उनके घर भिजवा दिया। तो सर इस तरीके से आपको इंटीमेट करना होगा। पर सर एक बात बताओ, 7 दिन पहले, 7 दिन पहले फीजिबल नहीं हो पा रहा है सर सबको नोटिस भेजना, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है सबको नोटिस भेजना। तो लॉ ने बोला एक ऑल्टरनेट बताते हैं तुमको, एक काम करो, तुम क्या करो, तुम ना ये अगर इंडिविजुअली नहीं भेज पा रहे हो तो तुम एक काम करो, तुम ना न्यूज़पेपर में एड छपवा दो, पोस्टर लगवा दो। नहीं नहीं, वो मैं गाना कल सीख के आऊंगा, मेरी बात सुनो। सर आप क्या करोगे, आप न्यूज़पेपर में छपवा दोगे। न्यूज़पेपर में छपवा दोगे मतलब क्या? आप न्यूज़पेपर में ऐड डालोगे, हजरात हजरात हजरात, कम से कम 7 दिन पहले आपको ऐड डालना पड़ेगा, और आप ऐड में लिखोगे कि 7 दिन बाद, मान लो 7 दिन बाद है अपना 5 मई 2024। तो सर आप बोलोगे 5 मई 2024 को क्या है? अपने कंपनी का जनरल मीटिंग है। उस जनरल मीटिंग में अपन जस्सी को अपॉइंट करने वाले हैं। जस्सी के बारे में क्या अच्छी चीजें हैं, जस्सी के बारे में क्या बुरी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप लिखोगे और आप इसको न्यूज़पेपर में छाप दोगे। सर मेरा सवाल, कितने न्यूज़पेपर में छापोगे? तो लॉ हमेशा ये कहता है कि आपको 2 न्यूज़पेपर में छापना होगा। और 2 न्यूज़पेपर कौन से सर? एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा आपका वर्नाक्युलर लैंग्वेज। कुछ बचपन में ऐसा पढ़ा है सर? सर जब भी न्यूज़पेपर की बात आती है, बचपन में पढ़ा है नहीं पढ़ा है भूल जाओ, अभी मेरे साथ याद कर लो, जब भी न्यूज़पेपर की बात आती है तो 2 न्यूज़पेपर सामने आ जाते हैं, एक है इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक है वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर। सर अगर मैं आपको पूछूं कि इकोनॉमिक टाइम्स इंग्लिश न्यूज़पेपर है कि वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर है, तो आप बोलोगे इकोनॉमिक टाइम्स इंग्लिश न्यूज़पेपर है। अगर मैं आपको पूछूं लोकमत इंग्लिश न्यूज़पेपर है कि वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर है, तो आप बोलोगे सर लोकमत जो है वो महाराष्ट्र साइड में चलता है, तो लोकमत जो है वो वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर हो जाता है। तो सर आपको ना 2 अलग-अलग अखबार में छपवाने पड़ेंगे, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर जो पूरे इंडिया में सर्कुलेट होता है, और दूसरा वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर। वो वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर किधर का सर? बंगाल का ले लूं कि उड़ीसा का ले लूं कि महाराष्ट्र का ले लूं? नहीं भैया, तू ये बता तेरा रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है? तेरा रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है? तो मैंने बोला रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। तो मुंबई में अगर रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे ज्यादा सर्कुलेट होता है ना पेपर, वो वाले पेपर में छपवाना। ऐसे नहीं बंगाल जाकर के छपवा रहे हो। तुम किधर हो? तुम मुंबई में हो, तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, तो तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस में जो वाइड सर्कुलेशन में न्यूज़पेपर है, वहां पे जाके तुम क्या करोगे? छपवा दोगे। तो मैंने क्या कहा सर? मैंने कहा न्यूज़पेपर में ऐड लगवा देना। कौन कौन से न्यूज़पेपर में सर? मैंने कहा इंग्लिश, मैंने कहा इंग्लिश, और मैंने कहा वर्नाक्युलर। ये 2 लैंग्वेज में छपवा करके आप क्या करना? शेयर होल्डर्स को इंटीमेट कर देना। ठीक है, अब सर मेरा आपसे सवाल है, क्या आप मेरी सवाल का जवाब दोगे? सर कंपनी ने क्या किया,
कंपनी को नोटिस आया था 1 मई 2024 को। कंपनी की मीटिंग कब होने वाली थी सर? कंपनी की मीटिंग होने वाली थी 16 मई 2024 को। अब कंपनी को नोटिस 1 मई को आ गया सर। 5 मई को कंपनी ने क्या किया? 5 मई को कंपनी ने क्या किया? सारे लोगों को सारे लोगों को क्या किया? सब न्यूज़पेपर में छपवा दिया। दो न्यूज़पेपर, इंग्लिश और वर्नाक्युलर, और इंग्लिश और वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में छपवा करके बोला कि जस्सी जो है उसको हम अपॉइंट करना चाहते हैं। क्या कंपनी ने अपने हिस्से का सारा कंप्लायंसेस कर लिया है? कंपनी ने जो है वेबसाइट में नहीं पब्लिश किया। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन में आता है, तो कंपनी ने वेबसाइट में नहीं पब्लिश किया। क्या कंपनी ने सारे कंप्लायंसेस कर लिए हैं? मेरे को दो जवाब। अगर नहीं तो क्या कंप्लायंसेस नहीं किया है? सर सिंपल सी बात है, कितने लोगों का मुंह खुल रहा है देखो। दोस्तों, कम से कम 14 दिन पहले नोटिस आना चाहिए था। क्या 14 दिन पहले नोटिस आया है? क्या 14 दिन पहले नोटिस आया है? तो मैंने कहा हाँ जी हाँ, बिल्कुल 1 मई को नोटिस आ गया है। क्या आपको इंटीमेट कम से कम 7 दिन पहले करना चाहिए था? हाँ सर, कम से कम 7 दिन पहले अगर मैं बोलूंगा तो वो होता 9 मई को। पर मैंने क्या किया? इंटीमेट तो मैंने 5 मई को ही कर दिया। तो क्या सही है? एकदम सही है सर। पर मैंने इंटीमेट कैसे किया? मैंने न्यूज़पेपर में ऐड रन किया। क्या मैं न्यूज़पेपर में ऐड रन कर सकता था? बिल्कुल। अगर आप इंग्लिश और वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में रन कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते थे। अब मेरे को एक बात बताओ सर, क्या वेबसाइट में नहीं छाप के सही किया क्या? लॉ ने मेरे को एक सिंपल सी बात पूछी, भाई मेरे को एक बात बता, वेबसाइट में छापने में तेरे को क्या तकलीफ जा रही है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाई कांट यू पब्लिश इट ऑन योर वेबसाइट? जस्ट गिव मी वन गुड रीजन। बोले कोई रीजन है ही नहीं। अरे तो छाप ना वेबसाइट में। तू अगर इंडिविजुअल नोटिस नहीं भेज सकता, सर देखो मैंने डब्बा कहां बनाया है। मैंने बोला अगर इंडिविजुअल नोटिस नहीं भेज सकता तो कोई बात नहीं, तू न्यूज़पेपर में ऐड छाप दे। पर भैया वेबसाइट में तो डालना पड़ेगा ना आपको। वेबसाइट में कैसे नहीं डालोगे? प्रॉब्लम क्या है वेबसाइट में डालने के लिए? आपको वेबसाइट में डालना ही पड़ेगा। और सर ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन था। तो सर आंसर ये है, या तो सही में एग्जाम का क्वेश्चन था, नहीं विश्वास होता 3 अटेम्प्ट पहले का या 4 अटेम्प्ट पहले का उतार करके देख लेना पेपर, मैं ही तुमको करा दूंगा। क्या था सर? क्वेश्चन ये था कि अगर आपको, या तो आप इंडिविजुअली सबको नोटिस भेज दो प्लस वेबसाइट में डाल दो, या फिर आप न्यूज़पेपर में ऐड डाल करके वेबसाइट में डाल दो। सर यही डिफरेंस होता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा। अभी देखो, जाने दो सर, ज्ञान नहीं, वैसे ही हम बहुत टाइम ले रही है। अब मेरी बात सुनो सर, मैंने क्या बोला? सिंपल है, सिंपल रखते हैं। आपको मैं अभी बहुत मजेदार लॉ से मिलाने वाला हूं। अभी तक क्या आप मेरे साथ है? बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। कंपनी रिलायंस अगर इसको एक डायरेक्टर अपॉइंट करने का है तो इसको नोटिस आएगा। कौन नोटिस देगा सर? कोई भी मेंबर, ये तो कोई भी बंदा जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं। सर क्या यहां जस्सी के मेंबर होने की जरूरत है? ना बाबा ना। जस्सी मेंबर हो ना हो वो एप्लीकेशन दे सकता है। एप्लीकेशन के साथ क्या देना पड़ेगा सर? डिपॉजिट। मेरे को एक बात बताओ, डिपॉजिट में कितना रुपए देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए डिपॉजिट देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही कंपनी का पास एप्लीकेशन आ गया, कम से कम 7 दिन पहले आप शेयर होल्डर्स के पास चले जाओगे। कैसे जाओगे वो आपको अभी समझ आ गया है सर। अब मेरे को ये बताओ, क्या डिपॉजिट रिफंड होगा? सर क्या डिपॉजिट रिफंड होगा? तो मैंने कहा बिल्कुल होगा। कब होगा सर? लॉजिकल सी चीज सोचो। आपने ये डिपॉजिट का बैरियर लगाया क्यों था सर? आपने ये डिपॉजिट का लिमिट क्यों लगाया था? ताकि कोई आकर के टाइम पास ना करे। अब सर यहां पे एक बात समझो, एक मेंबर है पवन, उसने अगर जस्सी का नाम नॉमिनेट किया था, और जस्सी जो है वो बाद में चल करके डायरेक्टर बन जाता है, जस्सी जो है बाद में चल करके डायरेक्टर बन जाता है, तो तुमको लगता है जस्सी टाइम पास कर रहा था? तुमको लगता है जस्सी टाइम पास कर रहा था? बिल्कुल नहीं सर, वो तो डायरेक्टर बन गया। तो सर अगर आप डायरेक्टर इलेक्ट हो जाते हो, अगर आप डायरेक्टर इलेक्ट हो जाते हो तो आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। सर क्या कोई सूद समेत वापस होगा? सूद समेत मतलब क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा? पैसे वापस मिल रहे हैं, उसी में खुश रहो। ठीक है, पैसे वापस मिल रहे हैं, वही बड़ी बात है। कह देते हम रख लेंगे तो कोई फर्क पड़ता? कह देते हम रख लेंगे तो कोई फर्क पड़ता? नहीं सर। पर इन्होंने क्या कहा, अगर जिस बंदे को नॉमिनेट किया है तुमने, अगर तुम्हारे, सर एक बात समझो ना, इसी एग्जाम्पल में नॉमिनेट किसने किया था? पवन ने। पैसे किसके लगे थे? पवन के। नाम किसका जा रहा है? जस्सी का। पवन की क्या गलती सर? अगर जस्सी जो है वो डायरेक्टर बन जाता है तो पवन को पैसे वापस मिलने चाहिए, तो सर डायरेक्टर बन गया तो पैसे वापस मिलेंगे। पर सर एक बात बताओ, अगर डायरेक्टर नहीं बना, डायरेक्टर बनने के लिए क्या लगता है? ओआर। ओआर मतलब क्या? वोट्स इन फेवर एक्सीड्स वोट्स अगेंस्ट। तो मैं अगर ये कहूं सर, इसको फेवर में मिले 49 वोट्स और अगेंस्ट में मिले 51 वोट्स, फेवर में मिल गए 49, अगेंस्ट में मिले 51, तो सर इस केस में भी तो पैसे तो वापस मिल जाने चाहिए थे ना।
डायरेक्टर बने ना बने, सीरियसनेस तो इस केस में भी दिखता है। अरे सर, सीरियसनेस तो इस केस में भी दिखता है ना। लॉ ने बोला बात तो सही है यार, अगर उसको थोड़े से भी वोट मिल रहे हैं ना, मतलब वो सीरियस तो था ही, तो हम एक काम करते हैं, एक सिंपल सा प्रोविजन बनाते हैं। अगर आपको 25% से ज्यादा वोट्स मिले, 25% से ज्यादा वोट्स ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स में 25% से ज्यादा वोट्स अगर फेवर में आ गए, तो भैया तेरे पैसे वापस कर देंगे, भले तू डायरेक्टर बना हो या ना बना हो। मतलब सर, अगर 100 लोगों ने वोट किया, उसमें अगर 26 लोगों ने फेवर में वोट कर दिया ना जस्सी के, तो जस्सी क्या तो डायरेक्टर बनेगा? नहीं। पर क्या तेरे पैसे वापस मिल जाएंगे? हाँ, तुम्हारे पैसे बिल्कुल वापस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या हो, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ में लिखा है अगर 25% से ज्यादा वोट मिल गए ना। सर देखो, आप मेरे को एक चीज बताओ, लॉजिकली आपको समझ आ रहा है क्यों? अरे बहुत लॉजिकल है ना भाई। अगर किसी इंसान को 26% वोट मिले हैं, तुमको लगता है वो मजाक करने आया होगा? हाँ सर, 26, ये इलेक्शन की तरह है। अगर आपको वोट्स मिले हैं, आपने अपने बारे में अच्छी चीजें बताई है, आपने अच्छे काम किए हैं, तब जाके आपको इतने फेवरेबल वोट्स मिले हैं, तो ये वोट्स को हल्के में मत लेना। सर, ये टोटल वैलिड वोट्स क्या होता है, मतलब इनवैलिड वोट्स क्या होता है? सर आपको पता है, वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट होता है। पोस्टल बैलेट मतलब क्या? पोस्टल बैलेट मतलब घर बैठे बैठे आपके पास चिट्ठी आएगी। वो चिट्ठी आई में आप अपना वोट यस या नो डालोगे, और उसको सील करके आप भेज दोगे कंपनी के पास वापस। आप क्या करोगे? सील करके कंपनी के पास वापस भेज दोगे। इसको कहते हैं वोटिंग बाई पोस्टल बैलेट। पर दोस्तों, जब कंपनी के पास वो वोट पहुंचा, अगर उसका सील टूटा हुआ है, अगर वो एनवलप खुला हुआ है, तो उसको वैलिड वोट नहीं माना जाएगा, उसको इनवैलिड वोट माना जाएगा। तो सर, वैलिड वोट मतलब क्या? वो वोट जो प्रॉपरली कास्ट हुआ है। तो सर, उसका 25% से ज्यादा, अगर एग्जैक्ट 25% मिला तो सर एग्जैक्ट 25% से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एमसीक्यू आएगा और कुछ भी नहीं होगा। 25% एग्जैक्ट का सिर्फ एमसीक्यू आएगा। अगर 100 वैलिड वोट्स हैं, उसमें एग्जैक्ट 25 आए ना, तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट गेट द मनी रिफंडेड। डिड यू अंडरस्टैंड? सर, 26 होएगा तो ही माना जाएगा वैलिड वोट। तुम समझे? अरे बोलो हाँ। अब से मेरे को ना, आपको मैंने क्या कहा था, लॉ जो है ना वो एक्सेप्शन का खेल है। किसका? एक्सेप्शंस एग्जेम्पशंस का खेल है। ठीक है। अब सर, मैं आपको बताना चाहता हूं एग्जेम्पशंस क्या क्या है। सबसे पहला, डिपॉजिट कितने का था? डिपॉजिट कितने का था? डिपॉजिट था 1 लाख रुपए का। करेक्ट। अब सर, मेरी प्यारी निधि कंपनी, मेरी प्यारी निधि कंपनी, निधि कंपनी करके एक कंपनी होती है सर, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, निधि कंपनी क्या होती है, आपको एक छोटा सा अगर बेसिस बताऊं ना, तो आप समझ लो कि हम ही सब लोगों ने आपस में मिल करके एक कंपनी बना ली, जिसमें हम ही लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उस पैसों का फायदा भी हम ही लोग उठाते हैं। मतलब सर, हमारे घर की कंपनी है, हम ही लोग पैसा लगा रहे हैं, हम ही लोग कंपनी का फायदा उठा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? निधि कंपनी। तो सर, निधि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, यूजुअली वही लोग क्या करते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स बनते हैं। मतलब जो शेयर होल्डर है, जो पैसे लगा रखे हैं कंपनी में, यूजुअली वही लोग डायरेक्टर्स बनते हैं। तो सर, इन्होंने क्या किया, निधि कंपनी के लिए थोड़ा सा इजी बना दिया प्रोविजन। बोले अगर तुमको निधि कंपनी में डायरेक्टर बनना है ना, तो तुमको 1 लाख रुपए की जगह सिर्फ 10,000 रुपए डिपॉजिट देना पड़ेगा। कितना? सिर्फ 10,000 रुपए डिपॉजिट देना पड़ेगा। कितना नहीं देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए नहीं देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? सिर्फ 10,000 रुपए डिपॉजिट देने पड़ेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? जी हाँ सर। अब दूसरा एक्सेप्शन, सर इन्होंने क्या बोला, एक कंपनी होती है सेक्शन 8 कंपनी, जो कहां पे आई थी सर इसके पहले? इसके पहले मेरे को ऐसा कुछ डेजाचू हो रहा है। ऐसा आया था 321, ऐसा आया था 15, ऐसा आया था एसआर। एसआर का एक्सेप्शन गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी, अगर इन्होंने 92 प्लस 137 का कंप्लाइंस किया हो है। अरे सर, यही तो वो अच्छा वाला दिन था जब अपन ने 149 सबसेक्शन 1 पढ़ा। फिर अगले दिन हमारे जीवन में 149 सबसेक्शन 6 आ गया। तो हमारी 149 के लिए थोड़ी सी प्यार हमारे लिए कम हो गया। हमने बोला बराबर का रखते, ज्यादा प्यार नहीं करना किसी से। तो सर, ये क्या है? वैसे ही सेक्शन 8 कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी क्या है सर पता है? सेक्शन 8 कंपनी बनी क्यों थी पता है? तुम्हारे जिंदगी में दर्द लाने का। उन्होंने बोला यार, जहां देखो एग्जेम्पशन, जहां देखो एक्सेप्शन, तो सर सेक्शन 8 कंपनी चले गई सेक्शन 160 के पास, और बोले सेक्शन 160 मेरे लिए अलग क्या कर रहे हो इस बार? कुछ तो अलग करो ना मेरे लिए, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं करोगे? तो लॉ ने बोला करना पड़ेगा, तो फिर करते हैं। तुम्हारे केस में जो रिफंड है ना, वो रिफंड का पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे देते हैं। मतलब अगर सेक्शन 8 कंपनी में अगर जस्सी जो है उसका नाम नॉमिनेट हुआ, पर जस्सी को अगर 20% वोट भी आए ना,
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, अगर वो चाहे तो पैसा वापस कर सकते हैं। सर देखो सेक्शन 8 कंपनी है, वैसे भी जिंदगी में लालच ज्यादा है नहीं उनके, तो सर उनको इन्होंने पावर दे दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर तुम चाहो ना तो जस्सी के पैसे पूरे वापस कर दो और कोई कुछ ना कहेगा। जस्सी के पैसे पूरे पूरे वापस कर सकते हो। अब सर मेरे को एक बात बताओ, ए लिमिटेड करके एक कंपनी थी, क्या कंपनी थी वो? सेक्शन 8 कंपनी नहीं थी, इट वाज अ नॉर्मल कंपनी, इट वाज नॉट अ सेक्शन 8 कंपनी। उस कंपनी में जस्सी को अपॉइंट करने की बात की आपने, और जस्सी को पता है कितने वोट्स मिले? एग्जैक्ट 25% वोट मिले। क्या उसके पैसे वापस होंगे? क्या जस्सी के पैसे वापस होंगे? द आंसर इज नो। पर सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो क्या जस्सी के पैसे वापस कर सकते हैं? सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो क्या जस्सी के पैसे वापस कर सकते हैं? बेटा द आंसर इज नो अगेन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऐसी की तैसी। हमने सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी को यह पावर दिया है कि अगर तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहेंगे तो तुम 2% वोट में भी वापस कर दो। हमने लॉ ने यह नहीं कहा कि वापस करना ही पड़ेगा। लॉ ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि वापस करना ही पड़ेगा। क्यों सर? अगर आप ये लिख देते वापस करना ही पड़ेगा तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा एप्लीकेशन डाल देता। लॉ ने बोला हम मैंडेटरी नहीं कर रहे, हम तुम्हारे लिए ऑप्शनल डाल रहे हैं। किसके पास पावर दे रहे हैं? हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दे रहे हैं, अगर वो चाहे तो वो रिफंड करवा सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आई सर? बोलो सर। अब तीसरा एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन क्या था? निजी कंपनी को 10,000 रुपए लगेंगे। दूसरा एक्सेप्शन क्या था? सेक्शन 8 कंपनी को पावर दिया इन्होंने कि तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड कर सकता है कि पैसे रिफंड करने हैं कि नहीं करने हैं। अब सर इन्होंने बोला ये जो पूरा का पूरा डिपॉजिट का प्रोविजन है ना, दिस विल नॉट अप्लाई। पूरा का पूरा डिपॉजिट की बात ही नहीं करेंगे हम। अगर तुम किसको ला रहे हो पता है? अगर तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ला रहे हो। सर 3 केस में हम लोग डिपॉजिट की बात ही नहीं करेंगे। एकदम ध्यान से सुनना, चट से खत्म हो जाएगा। सर अगर आप ना कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की बात कर रहे हो, मतलब क्या? जब मेंबर ने नॉमिनेशन भेजा जस्सी का तो उसने ये नहीं लिखा डायरेक्टर बनाना है, नहीं लिखा, उसने लिखा अपने को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है। तो सर देखो लॉ क्या सोचता है कि यार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना वैसे ही मुश्किल से मिलता है, तो जितने आ रहे हैं उनको आने दो। कोई अगर गेम भी खेल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आ रहा है तो आने दो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए हम 1 रुपया भी डिपॉजिट नहीं लेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ठीक है सर। दूसरा, अगर सर एनआरसी एनआरसी सजेस्ट करता है किसी का नाम। सर ये एनआरसी क्या होता है? सर एनआरसी होता है, बताओ किसी को पता है एनआरसी क्या होता है? नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। सर आपको ये तो पता होगा ऑडिट कमिटी क्या होती है? दोस्तों ये आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मान लो 14 डायरेक्टर है। अब सर उसमें से आप क्या करोगे? मान लो एक 7 डायरेक्टर को निकाल करके क्या बना दोगे? ऑडिट कमिटी। उसके बाद और 3-4 डायरेक्टर को निकाल करके क्या बना दोगे? नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी। 2 डायरेक्टर को निकाल करके बना दोगे फाइनेंस कमिटी। इस तरह के से अलग अलग कमिटीज बनते हैं सर। अब ये नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी का काम क्या है? जरा इनका नाम देखो सर। इनका नाम है नॉमिनेट करना, अगर नॉमिनेट करना और रेम्यूनरेशन डिसाइड करना। मतलब सर कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे वो इनका काम होता है, कौन से डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन देंगे वो इस कमिटी का काम होता है। ये अलग से बनी हुई एक कमिटी है सर। अगर ये कमिटी जाकर के कंपनी को रिकमेंडेशन दे रही है कि मेरे को एक बंदे को डायरेक्टर बनाने का है, तो उससे डिपॉजिट मांगोगे क्या? अरे ये तो एचआर है आपके कंपनी का, ये तो आपके कंपनी का एचआर है, इसका तो काम ही है नॉमिनेशन करना, तो इससे आप डिपॉजिट नहीं लोगे। पर सर अगर किसी कंपनी में एनआरसी नहीं है तो ये काम कौन करता है? अगर किसी कंपनी में एनआरसी नहीं है तो ये काम स्वयं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो उस केस में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जाकर के कंपनी को बोल रहे हैं कि हमको इस बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो तुम उनसे डिपॉजिट नहीं लोगे। सर मैं क्या बोल रहा हूं? डिपॉजिट नहीं लोगे कि रिफंड बिना लिमिट के कर दोगे? क्या कह रहा हूं? डिपॉजिट नहीं लोगे कि रिफंड बिना लिमिट के कर दोगे? मैं कह रहा हूं डिपॉजिट लेना ही मत। कौन से 3 केस में जरा मेरे साथ बोलो? पहला, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की बात कर रहे हो। दूसरा, अगर एनआरसी ने नॉमिनेट किया है। तीसरा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नॉमिनेट किया है। तो ये 3 केस में क्या होगा? 3 केस में आप डिपॉजिट नहीं लोगे। सर एक बार जरा ये एग्जेम्पशन देखो ढंग से। सर पहले मैंने बताया आपको, मैं फिर से एक बार आपको रिकलेक्ट करवा देता हूं। एक है नो डिपॉजिट, लोगे ही नहीं एकदम। दूसरा है डिपॉजिट 10,000 का लोगे। और तीसरा है डिपॉजिट रिफंड आसानी से कर दोगे। नो डिपॉजिट कब? अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, या नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी में अपॉइंट कर रहे हो, या सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से,
अगर एनआरसी नहीं है एक कंपनी में, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अपॉइंट कर रहा है तो आपको डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा। सर मैं अपनी जुबा केसरी फिर से दोहरा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर एक कंपनी में एनआरसी नहीं है, उस केस में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड कर रहा है तो आपको डिपॉजिट नहीं लगेगा। इसका क्या मतलब है? अगर एक कंपनी में एनआरसी है, फिर भी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर घुस करके होशियारी मार रहा है, तो उसको डिपॉजिट का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, वो एग्जेम्पशन में नहीं बैठेगा। तुम टेंशन मत लो, इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तुमको दिमाग में और अच्छे से जाएगा। अब सर 10,000 की लिमिट किसके लिए थी 1 लाख की जगह? मेरे को बताओ। ये इन्होंने बेनिफिट दिया निधि कंपनी को, क्यों? क्योंकि निधि कंपनी में डिपॉजिट एक फॉर्मेलिटी है भाई, ऐसे ही ले लो तुम, कोई टेंशन नहीं है। और रिफंड किसको बोला सर? इन्होंने रिफंड का प्रोविजन दिया सेक्शन 8 कंपनी को। बोले सेक्शन 8 कंपनी, बोले तेरे नाटक अलग ही है, तो तेरे नाटक के लिए हम तेरे लिए एक अलग से एक्सेप्शन बना देते हैं, ये तेरे लिए एक्सेप्शन है। समझे सर? अब सर लास्ट फाइनल, प्लीज मेरे को मारना मत, फाइनल। सर सेक्शन 160 जो है ना, क्या है सेक्शन 160? मैं आपको अभी सेक्शन 160 का नाम बता रहा हूं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। मतलब सर जो 152 सबसेक्शन 6 में डायरेक्टर निकल करके जा रहा है ना, उसको छोड़ के अगर किसी बंदे को नया डायरेक्टर बनाना है तो वो आप कैसे अपॉइंट करोगे? ये प्रोविजन है। अगर मैं आपको 160 इसी पेज पे ड्रॉ करके बताऊं तो बहुत सिंपल है। सर ये मेंबर या नॉमिनी खुद, या तो मेंबर या जस्सी खुद, ये कंपनी को एप्लीकेशन देगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले देगा, और साथ में 1 लाख रुपए का डिपॉजिट देगा। कंपनी जो है सर ये एप्लीकेशन लेकर के मेंबर्स के पास जाएगी। कितने दिन पहले जाएगी? कम से कम 7 दिन पहले जाएगी। या तो इंडिविजुअल नोटिस भिजवाओ या फिर आप वेबसाइट में डालो। अगर आप इंडिविजुअल नोटिस नहीं भिजवा पा रहे हो तो आप न्यूज़पेपर में डालो। न्यूज़पेपर कितने? इंग्लिश या वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में। अब सर उसके बाद मैंने क्या कहा, ये जो एप्लीकेशन फी आपने दिया है ये रिफंडेबल है। कब रिफंडेबल है? अगर आप इलेक्ट हो गए एज अ डायरेक्टर, या अगर आपको 25% से ज्यादा वैलिड वोट मिल गए। पर सर ये 1 लाख की जगह हम इसको 10,000 पढ़ेंगे अगर ये एक निधि कंपनी है। ठीक है? ये जो 25% से ज्यादा वोट है, इसमें बोर्ड को भी रिफंड करने का पावर आ जाएगा अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो। मतलब अगर 20% वोट भी मिलते हैं, आप सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। और सर ये जो पूरा डिपॉजिट का प्रोविजन है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, या एनआरसी अगर प्रपोज कर रहे हैं किसी भी डायरेक्टर को, या जहां एनआरसी नहीं है वहां अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी का नाम प्रपोज कर रहा है तो आपको डिपॉजिट का प्रोविजन नहीं लगेगा। पर सर इनकी ऐसी की तैसी इन्होंने अब बोला, ये जो पूरा का पूरा 160 का प्रोविजन है ना, ये 3 कंपनीज को नहीं लगेगा। सर ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। पहला, प्राइवेट कंपनी। बोले इतना किचकिच नहीं होता प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करने का, इतना किचकिच अपने को चाहिए ही नहीं। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी है क्या? सेक्शन 8 कंपनी डब्बे के अंदर भी और डब्बे के बाहर भी। आगे क्या लिखा है सर? सुनना। सेक्शन 8 कंपनी वेयर एओए प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन बाय पोस्टल बैलेट। सर अगर कोई ऐसी सेक्शन 8 कंपनी जिसका एओए अगर आप खोलोगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वहां क्लियरली लिखा है। क्या क्लियरली लिखा है? कि भैया तुम्हारा डायरेक्टर पोस्टल बैलेट से ही अपॉइंट होगा। पोस्टल बैलेट मतलब क्या? हर घर चिट्ठी चिट्ठी जाएगी, चिट्ठी का जवाब आएगा, चिट्ठी का जवाब आने के बाद ही डायरेक्टर अपॉइंट होगा। तो उस केस में सर आपको 160 एप्लीकेबल रखो। और सर लास्ट, अगर आप एक, सर सुनना ध्यान से, अगर आप एक 100% गवर्नमेंट कंपनी हो। 100% गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या? आप अगर एक ऐसे गवर्नमेंट कंपनी हो जिसका 100% शेयर्स या तो सीजी होल्ड करता है या एसजी होल्ड करता है, या फिर सीजी या एसजी मिला करके होल्ड करते हैं, मतलब सर आप पूरे के पूरे गवर्नमेंट कंपनी हो तो आपको ये प्रोविजन नहीं लगेगा। सर अगर आप समरी नोट देखोगे, उसके आगे लिखा है 100% गवर्नमेंट कंपनी एंड होली ऑन सब्सिडरी देयर ऑफ। सर ये होली ऑन सब्सिडरी काट देना, वहां पे लिख देना सब्सिडरी देयर ऑफ। सर होली ऑन सब्सिडरी काट देना। यहां पे अगर आप 160 में देखोगे तो लास्ट में, जो नए वाले बच्चों तुम्हारे में शायद नहीं लिखा होगा, पर सर यहां पे लास्ट में लिखा है होली ऑन सब्सिडरी नहीं, यहां पे लिख देना सब्सिडरी देयर ऑफ। अब सर मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाता हूं। ये सर पहले सब्सिडरी था, बाद में होली ऑन सब्सिडरी किया इन्होंने, बाद में इन्होंने सब्सिडरी कर दिया। अच्छा बच्चे ना इसमें बहुत परेशान हो, बोले यार सब्सिडरी था कि होली ऑन सब्सिडरी था कि ये था कि वो था। मेरे को एक बात बताओ,
तुम सीए फाइनल का पेपर देने में, सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट है पेपर फॉर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, उसमें एक एक्ट है कॉर्पोरेट लॉ, उसमें एक एक्ट है कंपनीज एक्ट, उसमें एक चैप्टर है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, उसमें एक सेक्शन है 160, उस सेक्शन के एक्सेप्शन है 3, उस 3 एक्सेप्शन में एक और पॉइंट है होली ऑन सब्सिडरी। मेरे को एक खास बात बता भाई, एग्जाम के दिन याद करो, क्या तुमको ये छोटी छोटी चीजें याद रहने वाली है एग्जाम में वैसे भी? पर सर बच्चे क्या करते हैं, एक चीज मेरे साथ सीख करके ले लो दोस्त, सीए बनना है ना, मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ऑडिट की क्लासेस कर रहे हो सर, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है मटीरियलिटी, मतलब हम बताते हैं क्या मटीरियल है, क्या इममटीरियल नहीं है। अब सर आपको पता होगा, हमको ये पहले से पता है कि इममटीरियल चीजों में कुछ मार्जिन ऑफ एरर फिर भी रहता है। मतलब हम ये मान के जब हम अपना मटीरियलिटी डिसाइड करते हैं, तब हमको पता है कि कुछ तो इसमें भी एरर है। मतलब अगर हमने अपनी मटीरियलिटी डिसाइड की 1 करोड़ की, तो हमको पता है 1 करोड़ के नीचे भी बहुत सारे एरर्स है। हम बोलते हैं कोई बात नहीं, हम ध्यान देंगे बड़ी चीजों पे और हम अपना मटीरियलिटी डिसाइड करते हैं। जो लोग बिग फोर में काम कर रहे होंगे, उनको पता होगा एक थ्रेशोल्ड होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सीटीटी कहते हैं, और उसके ऊपर एक मटीरियलिटी होता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड क्या होता है सर, उसके नीचे तो देखना हिच नहीं है। ठीक है, सीटीटी जो है वो एक मान लो 50 लाख का फिगर है, और मटीरियलिटी क्या होता है 1.5 करोड़ के ऊपर का। तो सर इस तरह की चीजें होती है। ये चीजें दोस्तों आपको सीए फाइनल में हर सब्जेक्ट के लिए लाना पड़ेगा। ये मेरे से सीख करके चले जाओ आज। मतलब बख्श देना, अगर तुमको कोई कॉन्सेप्ट में गड़बड़ मिला, तो किसी भी बुक के पीछे किधर भी भागने की जरूरत नहीं है। 2 सोर्स ऑफ ट्रूथ है आपका, आपका आईसीआई मॉड्यूल खोलना और आपका समरी नोट्स खोलना। ठीक है, अगर मैच हो गए तो जिंदाबाद, अगर मैच नहीं हुआ, समरी नोट्स में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो आप क्या करो, आईसीआई का मटेरियल को एक बार पेयर एक्ट से चेक कर लो। अगर ये दोनों मैच हो गया ना सर, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ये जो लिखा हुआ है इसको आगे बढ़ो और मेरे को एक मैसेज भले कर दो, सर आपके समरी नोट्स में ये गलत है, बस। पर इसको लेके अटकने की जरूरत नहीं है। पर सर अगर इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया कि निधि कंपनी में आपने बोला कि 10,000 रुपए का डिपॉजिट लिखे लगेगा, पर मेरे बुक में लिखा है कि निधि कंपनी में डिपॉजिट ही नहीं लगेगा, तो ये मटीरियल है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट मटीरियल है कि नहीं? ये बहुत मटीरियल है, इसमें घुस के मारो ना। पर इन सारी चीजों में आपको मैं बस सिखा रहा हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को बस सिखा रहा हूं कि ये 8 सब्जेक्ट के लिए ये नियम सीख लो। तो देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ कॉन्सेप्ट, वन इज मटीरियल, वन इज इममटीरियल। मटीरियल में छोड़ने का नहीं कुछ भी, और इममटीरियल में कुछ उखाड़ने का नहीं। जो लिखा है वो पढ़ो, चेंज कर दिया काट दिया आगे बढ़ो, ठीक है। होली ऑन सब्सिडरी, तो उधर सब्सिडरी वर्ड लिखाएंगे क्या अपन एग्जाम में, बहुत बड़ी बात। ठीक है, इस तरीके से चलना, क्योंकि सर अभी तो हमने कंपनीज एक्ट शुरू किया है, दिल्ली बहुत दूर है, समझ रहे हो तुम, बहुत दूर है दिल्ली। सर आप समझे सेक्शन 160? एक बार नोट से रीड मारो सर, फिर अपन क्लास खत्म करते हैं। नोट से एक बार रीड कर लो, फिर अपन क्लास खत्म करते हैं। हाँ जी सर, डेन वाले पॉइंट में एक प्रोविजन, मैं आपको डेन वाले प्रोविजन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लास्ट बता देता हूं, जो आपको ऑलरेडी पढ़ के पता चला ही होगा। अगर एक इंसान अगर एक इंसान सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर वो सीजी के पास जा रहा है अपना डेन सरेंडर करने के लिए, तो सीजी ना एक चीज सबसे पहले चेक करेगा, क्या कि ये डेन नंबर जो है ना, इसको यूज तो नहीं किया है तुमने किसी रिकॉर्ड में, किसी फाइलिंग के लिए, या कहीं पे डायरेक्टर बनने के लिए यूज तो नहीं किया है तुमने। ये चीजें चेक करेगा और उसी के बाद आपका सरेंडर एक्सेप्ट करेगा। अगर आप कहीं पे अगर आप कहीं पे अपना सरेंडर ही नहीं कर, अगर आप कहीं पे यूज कर चुके हो, मतलब मान लो मैं ये डेन यूज करके अगर 5 कंपनी में डायरेक्टर हूं, तो भैया मैं सरेंडर कैसे करूंगा फिर? तो मैं सरेंडर कर ही नहीं सकता ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये चेक करेगा कि डेन को आपने कहीं यूज नहीं किया है किसी भी रिकॉर्ड्स वगैरह में, या फिर किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए, तभी जाकर के मैं आपका डेन का सरेंडर एक्सेप्ट करूंगा। चलो गाइस, दैट्स इट, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आई विल एंड द सेशन। जो लोग लाइव में स्टूडेंट्स हैं आप लोग रुक जाओ, मैं आप लोगों के डाउट्स लूंगा। सॉरी इफ यू फाउंड द सेशन अ लिटिल लेस एनर्जेटिक, बिकॉज आई एम रियली टायर्ड। ठीक है, तो आई विल सी यू ऑल टुमारो। जिनका लाइव सेशन, जिनका डाउट्स है आप लोग रुक जाओ, जिनका हो गया आप लोग जा सकते हो। आई विल सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।